धड़ाम भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुंबई की मूसलाधार बारिश के बीच एक सूखी बेरहम आवाज गूंज उठी। बाहर प्रिया ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तेज बुखार से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन बारिश की हड्डियों तक चुभने वाली ठंड और दिल में उठने वाली बर्फीली ठंडक कहीं ज्यादा डरावनी थी। माँ! उसके 7 साल के बेटे रोहन की मासूम आवाज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। वह अपनी हाथ से बनी लकड़ी की ठेली के पास सिकुड़ा हुआ था, जिस पर कुछ पुराने मुलायम कपड़े, एक फटा हुआ टेडी बियर और एक पतला कंबल था जो पूरी तरह भीग चुका था। रोहन की साफ आंखें हैरानी से उस बंद दरवाजे को देख रही थीं और फिर अपनी मां को। पापा क्या? पापा ने हमें सच में बाहर निकाल दिया। मां प्रिया ने अपने होंठों को इतनी जोर से काटा कि खून बहने लगा। वह रोने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि उसे डर था कि उसका बेटा घबरा जाएगा। वह बस अपने बेटे के दुबले पतले कंधों को पकड़ सकी। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कोई बात नहीं बेटा, हम मां, बेटे कहीं और रहने की जगह ढूंढ लेंगे। लेकिन मेरे और आपके कपड़े तो अंदर हैं, अब उनकी जरूरत नहीं है। प्रिया ने अपने जलते हुए गले से फुसफुसाया। दरवाजे के अंदर से उस आदमी की आवाज आ रही थी जिसे वह कभी अपना पति कहती थी। साथ में एक दूसरी औरत की खिलखिलाहट भी सुनाई दे रही थी। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, बीमारी की पोटली मनहूस कहीं की। यह घर अब मेरा और इसका है। हर शब्द प्रिया के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसने अपनी पूरी जवानी उसके लिए कुर्बान कर दी थी। एक महत्वाकांक्षी कॉलेज छात्रा से उसने एक पत्नी और मां बनना स्वीकार कर लिया, और जब वह बीमार पड़ी तो उसने एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा, बस ऊब और नफरत दिखाई। और आज वह अपनी प्रेमिका को घर ले आया और दोनों मां बेटे को एक पुराने सामान की तरह सड़क पर फेंक दिया। मां, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? रोहन ने अपना छोटा ठंडा हाथ उसके गाल पर रखा। प्रिया चौंक गई। उसे जोर से खांसी का दौरा पड़ा। उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा ताकि वह गिर न जाए। हर खांसी उसकी जान निकाल रही थी। मां ठीक है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू बह निकले और बारिश के खारे पानी में मिल गए। मेरा रोहन बहुत अच्छा है। क्या तुम मां के लिए ठेली खींच सकते हो? हम मां, बेटे बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह बड़ों की क्रूरता को पूरी तरह समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन वह यह जानने के लिए काफी बड़ा था कि उसकी मां बहुत दर्द में है। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसके पतले हाथों ने ठेली के 2 लकड़ी के डंडों को कसकर पकड़ लिया। हाँ, मैं आपको खींच कर ले जाता हूं। मां, आप ठेली पर बैठ जाओ, मैं खींचता हूं। नहीं बेटा, ठेली कमजोर है और मां भारी भी है। मां, आप बैठो। रोहन ने जिद की। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। आप बीमार हो, मैं मजबूत हूं मां, मैं खींच सकता हूं। अपने बेटे की आंखों को देखकर प्रिया मना नहीं कर सकी। वह उस चरमराती लकड़ी की ठेली पर बैठ गई। आंसू बहते रहे। उसका प्यारा बेटा, जिसे लाड प्यार मिलना चाहिए था, अब अपनी मां का सहारा बन गया था। कड़-कड़ लकड़ी के पहिए पानी से भरी डामर की सड़क पर लुढ़कने लगे। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ठेली को खींचा। मां, बेटे की परछाई एक ठेली पर सिकुड़ी हुई और एक बच्चा कमर झुकाकर खींचता हुआ शहर की अंधेरी रात और सफेद बारिश में खो गई। उनके पास घर नहीं था, पैसे नहीं थे जाने के लिए, कोई जगह नहीं थी। मुंबई इतना बड़ा था, फिर भी मां, बेटे के सोने के लिए एक छत भी नहीं थी। उस रात एक फ्लाईओवर के नीचे प्रिया ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अपने दुबले शरीर से उसे ठंडी हवा के झोंकों से बचाने की कोशिश की। गाड़ियों के हॉर्न अभी भी सिर पर गूंज रहे थे। बारिश अभी भी लगातार बरस रही थी। बुखार की बेहोशी में प्रिया को बस अपने बेटे की कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। मां, आप सो जाओ, कल मैं पैसे कमाने जाऊंगा, मैं आपको पालूंगा।
यह सुनकर वह बेबस मां अंधेरे में चुपचाप रोती रही। सुबह होने वाली थी। बारिश थम गई थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी और ठंडक थी। प्रिया लगातार सूखी खांसी से जाग गई। उसका गला दर्द कर रहा था और सिर अभी भी भन्ना रहा था। पिछली रात वह लगभग सो नहीं पाई थी। उसे डर था कि कोई बुरा आदमी मां बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। बगल में रोहन न जाने कब से जाग चुका था। वह चुपचाप बैठा था। उसकी बड़ी गोल आंखें गाड़ियों के काफिले को देख रही थीं, जो अब तेजी से गुजरने लगी थीं। मां को जागते देख रोहन ने चिंता भरी आवाज में पूछा, मां अब आप कैसी हो क्या? अभी भी बुखार है। प्रिया ने अपना हाथ माथे पर रखा। अभी भी गर्म था। उसने उठने की कोशिश की। मां ठीक है क्या? तुम्हें ठंड लग रही है? रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके नीले होंठ उसकी हालत बता रहे थे। उसने गुजरते लोगों की ओर इशारा करते हुए एक ऐसा मासूम सवाल पूछा जिसने प्रिया का दिल तोड़ दिया। मां, सब लोग अपने घर क्यों जा रहे हैं और हम मां बेटे क्यों नहीं? प्रिया चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि बेटे को क्या जवाब दे। उनका घर अब उनका नहीं रहा था। जिस पिता को वे प्यार करते थे, उसने उन्हें छोड़ दिया था। क्योंकि क्योंकि हमारा पुराना घर ठीक हो रहा है बेटा। प्रिया ने झूठ बोला, एक अनाड़ी सा झूठ। जब ठीक हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। रोहन थोड़ी देर चुप रहा। शायद वह समझ गया था कि यह सच नहीं है। उसने सीधे अपनी मां की आंखों में देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मां, क्या अब हमारा कोई घर नहीं है? बेटे के सीधे सवाल ने प्रिया के चेहरे पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह असर किया। वह और झूठ नहीं बोल सकी। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया और सिसकने लगी, मुझे माफ कर दो रोहन, मुझे माफ कर दो। रोहन रोया नहीं। उसने अपनी बाहें मां के गले में डाल दी। उसकी कांपती पीठ को सहलाया, बिल्कुल एक बड़े आदमी की तरह। कोई बात नहीं मां, अगर घर नहीं है तो हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे। मैं काम करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और आपके लिए घर खरीदूंगा। प्रिया ने हैरानी से अपने बेटे को देखा। 7 साल की उम्र में दूसरे बच्चे सिर्फ खाना, खेलना और पढ़ना जानते हैं, जबकि उसके बेटे को एक घर का वादा अपने कंधों पर उठाना पड़ रहा था। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या कर सकते हो? उसने दर्द से कहा। मैं कर सकता हूं, रोहन ने दृढ़ता से कहा। मैंने देखा है कुछ अंकल आंटी प्लास्टिक की बोतलें और बियर के कैन उठाकर पैसे के लिए बेचते हैं। हम भी कर सकते हैं। मैं ठेली खींचकर उठाऊंगा, आप ठेली पर बैठकर आराम करना। यह कहकर रोहन अपनी मां की गोद से उतरा और लकड़ी की ठेली को देखने लगा। वह बहुत जर्जर और दयनीय लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह उनकी पूरी संपत्ति थी। मां, बेटे के लिए जीने का एकमात्र साधन। मां, चलो चलें, हम खाना ढूंढते हैं, रोहन ने दृढ़ संकल्प वाली आवाज में कहा। प्रिया ने अपने बेटे को देखा और फिर बाहर की व्यस्त दुनिया को। लोग काम पर जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कई योजनाओं के साथ एक नया दिन शुरू कर रहे थे। और मां, बेटे के लिए नया दिन जीने की लड़ाई से शुरू हो रहा था। उसे हारने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके बगल में एक छोटा फरिश्ता था जो उसका सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, चलो चलते हैं। प्रिया ने आंसू पोंछे और उठने की कोशिश की। मां, बेटे फ्लाईओवर के नीचे से निकले और अपनी अनिश्चित यात्रा शुरू की। वे गलियों में घूमते रहे। रोहन की नजरें उन खाली बोतलों और डिब्बों को ढूंढ रही थीं जिन्हें लोग फेंक देते थे। प्रिया ठेली पर बैठी थी। उसका कमजोर शरीर उसे ज्यादा चलने की इजाजत नहीं दे रहा था। जब भी रोहन को एक कैन मिलता, वह खुशी से चिल्लाता जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मां देखो, एक मिला। मां, मुझे एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल मिली। बेटे की मुस्कान देखकर प्रिया का दिल एक साथ गर्म और दर्द से भर गया। उसे लगा कि वह कितनी बेकार है। वह मां है और अपने बेटे को इतना कष्ट सहने दे रही है। दोपहर में पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उन्होंने जो थोड़ा बहुत कबाड़ इकट्ठा किया था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। रोहन ने चिंता से अपनी मां को देखा।
माँ भूख लगी है। प्रिया ने सिर हिलाया। माँ को भूख नहीं है, तुम्हें भूख लगी है। रोहन ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से मना कर दिया। मुझे भी भूख नहीं है, लेकिन उसके पेट की गुड़गुड़ाहट ने सब कुछ कह दिया। प्रिया ने दांत भींच लिए। उसने चारों ओर देखा। पास में एक भीड़ भाड़ वाला ढाबा था। गर्म सूप और मसालों की खुशबू ने भूख को और बढ़ा दिया। रोहन, तुम यहीं ठेली में रुको। माँ, बस 1 मिनट में आई, प्रिया ने कहा और ढाबे की ओर चल दी। वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। बस एक कोने में छिपकर इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि वह किसका इंतजार कर रही है। शायद किसी की थोड़ी सी दया का। उसे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा था। एक पूर्व मेधावी छात्रा का स्वाभिमान रौंदा जा रहा था, लेकिन अपने बेटे के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। तभी एक ग्राहक ने खाना खत्म किया और लगभग आधा कटोरा खाना छोड़ दिया। वेटर के साफ करने से पहले प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सारी हिम्मत जुटाकर अंदर चली गई। बहनजी, महिला कर्मचारी ने प्रिया को सिर से पांव तक शक की निगाह से देखा। क्या है? क्या क्या मैं यह बचा हुआ खाना ले सकती हूं मेरे बेटे के लिए? प्रिया की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। महिला कर्मचारी ने मुंह बनाया। जवाब देने से पहले ही ढाबे की मालकिन अंदर से बाहर आई और चिल्लाई, कहीं और जाओ। यह भिखारियों की जगह नहीं है, दफा हो जाओ ताकि लोग अपना काम कर सकें। उसके कठोर शब्द प्रिया के चेहरे पर एक सीधे तमाचे की तरह लगे। वह सुन्न हो गई। उसके पैर जमीन में गड़ गए। ढाबे की मालकिन की चीख तीखी और तिरस्कार से भरी थी। ढाबे में मौजूद सभी की निगाहें प्रिया पर टिक गईं। उत्सुकता, दया, लेकिन ज्यादातर घृणा और दूरी की निगाहें। प्रिया का चेहरा जलने लगा, कान सुन्न हो गए। उसे लगा कि वह छोटी, नंगी और अपमानित है। जी जी, माफ कीजिए, प्रिया ने धीरे से कहा और भागने की तरह मुड़ी। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह बस एक गड्ढे में घुस जाना चाहती थी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसे फिर से जोर से खांसी का दौरा पड़ा। वह इतनी तास की जोर से खांसी कि उसे पास के बिजली के खंभे को पकड़ना पड़ा। उसका पूरा शरीर झुक गया। रोहन ने मां को इस तरह देखा और चिंता से दौड़कर आया। मां, मां, क्या हुआ? उन्होंने नहीं दिया। मां, प्रिया जवाब नहीं दे सकी, बस सिर हिलाया, सांस लेने की कोशिश की। मां को खांसते खांसते चेहरा नीला पड़ते देख रोहन डर गया। उसने सोचा कि मां प्यासी है। उसने चारों ओर देखा और पास में एक किराने की दुकान देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन अंदर भागा। आंटी, क्या आप मेरी मां के लिए एक गिलास पानी दे सकती हैं? मेरी मां बहुत बीमार है। दुकान वाली महिला, जो अपने फोन में व्यस्त थी, ने रोहन को नाराजगी से देखा। सादा पानी या कुछ? और यहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। खरीदना है तो खरीदो। जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोहन की आवाज धीमी हो गई। बस एक गिलास पानी। मां बहुत खांस रही है। पैसे नहीं हैं तो कहीं और जाओ, परेशान मत करो। महिला ने गुस्से में हाथ हिलाते हुए कहा, छोटे बड़े सब भीख मांगने आ जाते हैं, भागो यहां से। रोहन चुपचाप बाहर निकल आया। वह दुकान के सामने खड़ा हो गया। सिर झुकाए उसके छोटे हाथ कसकर बंधे हुए थे। बड़े लोग इतने कठोर क्यों हो सकते हैं? बस एक गिलास पानी ही तो था। वह उदास होकर अपनी मां के पास लौट आया। मां, उन्होंने भी नहीं दिया। प्रिया की खांसी अब कुछ कम हो गई थी। उसने दर्द से अपने बेटे को गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, मां प्यासी नहीं है। मां। बेटा फिर से फुटपाथ पर बैठ गए। बगल में लकड़ी की ठेली खाली डिब्बों से भरी थी। दोपहर की धूप तेज होने लगी थी। पेट खाली था, शरीर थका हुआ था, भविष्य अंधकारमय था। प्रिया को पूरी तरह से निराशा महसूस हुई। तभी एक झुकी हुई बूढ़ी औरत हाथ में एक बड़ा बोरा लिए हुए आई। वह भी कबाड़ बीनने वाली थी। उसने मां, बेटे को कुछ देर तक देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। फिर वह चुपचाप पास आई।
तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। बूढ़ी औरत की आवाज दयालु थी। प्रिया ने सिर उठाया, जवाब में सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, अपना बोरा नीचे रखा। उसने अपनी पुरानी फटी जेब में हाथ डाला और 2 रोटियां निकालीं जो अभी भी काफी ताजा थीं। प्लास्टिक की थैली में सावधानी से लिपटी हुई थीं। यह लो, खा लो, शायद किसी ने अभी अभी मुझे दी हैं। प्रिया चौंक गई, उसने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं आंटी, यह आपका है, हम नहीं ले सकते। ले लो। बूढ़ी औरत ने दोनों रोटियां रोहन के हाथ में थमा दीं। बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। मैं बूढ़ी हो गई हूं, कम खाऊंगी तो भी चलेगा। तुम दोनों को अभी लंबा सफर तय करना है। यह कहकर बूढ़ी औरत ने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। हिम्मत रखो बेटी, हर किसी की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है। जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद है। उसने मां बेटे के धन्यवाद का इंतजार नहीं किया, बोरा कंधे पर उठाया और चुपचाप चली गई। उसकी झुकी हुई पीठ भीड़ में खो गई। रोहन ने दोनों रोटियां पकड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से एक रोटी खोली और अपनी मां को दी। मां, आप खाओ, रोटी बहुत अच्छी है। मां। प्रिया ने बेटे के हाथ में रोटी को देखा और फिर उस बूढ़ी औरत की परछाई को जो दूर जा चुकी थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। इस बड़े ठंडे शहर में अभी भी गर्मजोशी से भरे दिल थे। एक हमदर्द जिसके पास खुद कुछ ज्यादा नहीं था। उसने अपना थोड़ा सा खाना साझा करने में संकोच नहीं किया। तुम पहले खाओ, प्रिया ने कहा, उसकी आवाज भर्रा गई। नहीं, आप पहले खाओ, आप बीमार हो, आप खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। रोहन ने जिद की। प्रिया अपने बेटे के प्यार को ठुकरा नहीं सकी। उसने रोटी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में चबाया। रोटी का स्वाद इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। यह सिर्फ भूखे पेट को भरने वाला भोजन नहीं था, बल्कि इंसानियत और उम्मीद का स्वाद था। मां, बेटे ने रोटी को बड़े चाव से बांटा। खाने के बाद रोहन ने बची हुई रोटी मां को दी। मां, इसे रख लो, हम शाम को खाएंगे। प्रिया ने सिर हिलाया, सावधानी से रोटी को बैग में रख लिया। पेट में कुछ जाने से उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने अपने बेटे को देखा। उसके दिल में एक मजबूत संकल्प जागा। वह हार नहीं सकती। अपने बेटे के लिए, उस कबाड़ बीनने वाली बूढ़ी औरत की दयालुता के लिए उसे जीना होगा और ज्यादा मजबूत बनना होगा। रोटी खाने के बाद प्रिया को थोड़ी ताकत महसूस हुई। वह हमेशा के लिए ठेली पर बैठकर अपने 7 साल के बेटे से खिंचवा नहीं सकती थी। यह एक बोझ बनने जैसा था। रोहन, मां अब बेहतर महसूस कर रही है, हम दोनों मिलकर कबाड़ बीनेंगे, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ी मजबूती थी। रोहन खुश हो गया। सच में मां, आपकी थकान दूर हो गई। हाँ, मैं बहुत बेहतर हूं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी होगा और ज्यादा कमाएंगे। कहने के साथ ही प्रिया ठेली से उतरी। भले ही उसके पैर अभी भी थोड़े कांप कर रहे थे, उसने सीधे चलने की कोशिश की। मां, बेटा एक बड़ा और एक छोटा गलियों और सार्वजनिक कूड़ेदानों में छानबीन करने लगे। चरमराती लकड़ी की ठेली एक मूक साथी की तरह उनके पीछे चल रही थी। वे एक खाली जमीन पर पहुंचे, जहां लोग अक्सर निर्माण और घरेलू कचरा फेंकते थे। तेज बदबू आ रही थी, मक्खियां भिन भिना रही थीं। प्रिया को लगभग उल्टी आ गई, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा बिना किसी शिकायत के काम कर रहा है, तो उसने दांत भींच लिए और सह लिया। रोहन ने फुर्ती से हर प्लास्टिक की थैली को पलटा, हर कचरे के ढेर को खोदा। उसके हाथ धूल और गंदगी से सने हुए थे। उसे कुछ बियर के कैन, कुछ पानी की बोतलें मिलीं। उसका चेहरा खिल उठा। मां, यहां बहुत सारा है। प्रिया ने भी काम शुरू कर दिया। उसने एक छड़ी का इस्तेमाल करके गंदे कचरे के ढेर से बेचने लायक चीजों को बाहर निकाला। यह तस्वीर उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। एक होनहार भविष्य वाली छात्रा, एक युवा पत्नी जो सिर्फ अपने छोटे से परिवार की देखभाल करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे जीने के लिए कचरा बीनना पड़ेगा।
ध्यान से बेटा, कहीं कांच का टुकड़ा न हो, प्रिया ने चिंता से कहा जब उसने रोहन को कचरे के एक थैले में गहरा हाथ डालते देखा। हाँ माँ, मुझे पता है। सूरज सिर पर था, धूप आग की तरह बरस रही थी माँ। बेटे के पसीने से कपड़े भीग गए थे। प्रिया काम करते करते खांस रही थी। हर बार ऐसा होने पर रोहन काम छोड़कर उसकी पीठ थपथपाने आता। माँ, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं कर लूंगा। माँ, ठीक है। प्रिया ने हाथ हिलाया। उन्होंने शाम तक मेहनत की। छोटी लकड़ी की ठेली भी कबाड़ से लगभग भर गई थी। प्रिया ने माँ बेटे की मेहनत के फल को देखा। उसके दिल में मिली जुली भावनाएं थीं। कुछ पैसे कमाने की खुशी थी, लेकिन बेटे की तकलीफ से दर्द भी हो रहा था। रोहन दुबला, पतला चेहरा, गंदा कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी। उसने गर्व से ठेली की ओर इशारा किया। देखा माँ, हम कितने अच्छे हैं, इस बार शायद बहुत सारे पैसे मिलेंगे है ना माँ? प्रिया ने अपने बेटे को देखा। आंसू बहने को थे। उसने बेटे को अपनी ओर खींचा और कसकर गले लगा लिया। बेटा, हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है बेटा? उसकी आवाज टूट गई। उसका सारा संयम और मजबूती अपने बेटे को अपने लिए मेहनत करते देख पिघल गई। रोहन अपनी मां की बाहों में हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि मां क्यों रो रही है। वह बस अपनी मां की पीठ पर धीरे धीरे थपथपाकर उसे सांत्वना दे रहा था। मां, रो मत, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। आपके साथ काम करना मजेदार है। हमारे पास पैसे होंगे, हम अच्छा खाना खरीदेंगे, आपके लिए दवा खरीदेंगे और आप ठीक हो जाओगी। बेटे के मासूम शब्द प्रिया के दिल में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहे थे। उसका बेटा यह समझने के लिए बहुत छोटा था कि तकलीफ क्या होती है। उसके लिए मां के साथ रहना, मां के साथ काम करना ही खुशी थी। उसकी परता दोस्त के है तरह के मासूमियत ने उसे और भी दर्द दिया। मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। वह सिसकी। यह आपकी गलती नहीं है। रोहन ने सिर हिलाया। यह पापा की गलती है। पापा अब हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपके पास मैं हूं, मैं आपसे प्यार करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। प्रिया सुन्न हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक 7 साल का बच्चा ऐसी बातें कह सकता है। उसने आंसू पोंछे और सीधे अपने बेटे की आंखों में देखा। हाँ, उसे कमजोर होने की इजाजत नहीं थी, उसे इस बच्चे के लिए जीना था। हाँ, मेरे पास रोहन है। वह मुस्कुराई, एक आंसुओं से भीगी मुस्कान। चलो हम कबाड़ बेचते हैं, फिर मां के लिए दवा और रोहन के लिए अच्छा खाना खरीदते हैं। हाँ, रोहन खुशी से चिल्लाया। उसने फिर से ठेली का हैंडल पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। इस बार प्रिया उसके बगल में चल रही थी, एक हाथ ठेली पर और दूसरे हाथ से बेटे की मदद कर रही थी। मां बेटे की परछाई ढलते सूरज की रोशनी में लंबी हो रही थी। सामने कबाड़ की दुकान थी। एक पेट भर भोजन और बीमार मां के लिए एक गोली की उम्मीद थी। उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और यह उनकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन थी। कबाड़ की दुकान एक छोटी तंग गली में थी। हवा में जंग लगे धातु और भीगे कागज की गंध भरी हुई थी। दुकान की मालकिन, एक अधेड़ उम्र की कठोर चेहरे वाली महिला ने मां बेटे को सिर से पांव तक देखा और फिर कबाड़ से भरी लकड़ी की ठेली पर नजर डाली। तौल दो, उसने रूखेपन से कहा। रोहन और प्रिया ने जल्दी से कबाड़ को पुराने तराजू पर उतारा। रोहन ने बहुत फुर्ती से काम किया। कैन अलग, प्लास्टिक की बोतलें अलग, कागज अलग। वह ऐसे काम कर रहा था जैसे उसे बरसों का अनुभव हो। दुकान की मालकिन ने रोहन को थोड़ी हैरानी से देखा। यह लड़का तो बड़ा तेज है। तौलने के बाद उसने कैलकुलेटर दबाया और प्रिया को कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्के दिए। यह रहा तुम दोनों का 50 रुपये। प्रिया ने कांपते हाथों से पैसे लिए। 50 रुपये। चिलचिलाती धूप में दिन भर कचरा बीनने का नतीजा। यह रकम इतनी कम थी कि तरस आ जाए, लेकिन इस पास वक्त मां
बेटे के लिए यह पूरी संपत्ति थी। धन्यवाद आंटी, प्रिया ने धीरे से कहा। धन्यवाद आंटी, रोहन ने भी शिष्टाचार से सिर झुकाया। माँ, बेटा कबाड़ की दुकान से निकले। रोहन ने खुशी से कहा। माँ, हमारे पास पैसे हैं पूरे 50 रुपए, अब हम क्या खाएंगे माँ? प्रिया ने दर्द से अपने बेटे को देखा। हम पहले माँ के लिए दवा खरीदते हैं, बाकी पैसों से खाना खाएंगे। ठीक है। वे पास की एक दवा की दुकान पर गए। प्रिया ने सिर्फ सबसे सस्ती बुखार की 2 गोलियां खरीदने की हिम्मत की। हाथ में दवा की पत्ती लेकर उसे थोड़ा सुकून मिला। बचे हुए पैसों से वह रोहन को पास के बाजार में ले गई। वह अपने बेटे के लिए मांस वाला एक डिब्बा चावल खरीदना चाहती थी। 2 दिन हो गए थे, बच्चे के पेट में कुछ अच्छा नहीं गया था। शाम का बाजार अब खाली होने लगा था, लेकिन दुकानें अभी भी रोशन थीं। चावल, नूडल्स और छोले भटूरे की दुकानों से खाने की महक आ रही थी। रोहन गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। वे एक छोटे से पाव भाजी के ठेले के सामने रुके। पाव भाजी बेचने वाली लड़की प्रिया की ही उम्र की थी। वह खाली बैठी थी, इसलिए माँ बेटे को उत्सुकता से देख रही थी। कुछ खाओगे? प्रिया हिचकिचाई। बहन जी, यह पाव भाजी की प्लेट कितने की है? मसाला पाव 25 का, सादा पाव 15 का। प्रिया ने मन में हिसाब लगाया। अगर वह बेटे के लिए मसाला पाव खरीदती है तो उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। प्रिया के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर दुकान वाली लड़की ने रोहन को देखा, जो मक्खन और मसाले की आकर्षक महक को घूर रहा था। उसने धीरे से रोहन से पूछा, छोटे, तुम पाव भाजी खाओगे? रोहन ने जोर जोर से सिर हिलाया, लेकिन फिर अपनी माँ को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। वह जानता था कि माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। दुकान वाली लड़की प्यार से मुस्कुराई। तो तुम यह काम कब से कर रहे हो? माँ के साथ कबाड़ बीनने का लड़की के बेतरतीब सवाल ने माँ बेटे के दर्द को छू लिया। प्रिया ने सिर झुका लिया, कुछ बोल नहीं पाई। रोहन ने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी आवाज साफ थी। जी, जब से पापा ने दूसरी शादी कर ली है। एक साधारण सा जवाब, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसका वजन हजारों किलो का था। छोटा सा बाजार जैसे थम सा गया। पाव भाजी बेचने वाली लड़की सुन्न हो गई। उसके हाथ जो पाव सेंक रहे थे, हवा में ही रुक गए। बगल में फल बेचने वाली आंटी, जो ग्राहक के लिए फल तौल रही थी, उसने भी मुड़कर देखा। कुछ गुजरते हुए ग्राहक भी रुक गए। एक 7 साल के बच्चे के मासूम लेकिन दर्द भरे शब्दों ने उसके परिवार की पूरी त्रासदी को उजागर कर दिया। पाव भाजी बेचने वाली लड़की की आंखें लाल हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप एक प्लेट में ढेर सारी भाजी डाली, ऊपर से खूब सारा मक्खन और मसाला डाला। उसने एक और प्लेट बिल्कुल वैसी ही बनाई। यह तुम दोनों के लिए। उसने दोनों प्लेटें प्रिया के हाथ में थमा दीं। यह मेरी तरफ से है, पैसे नहीं लूंगी। प्रिया चौंक गई। उसने जल्दी से मना किया। नहीं बहन जी, मैं नहीं ले सकती। मेरे पास पैसे हैं, आप बस एक प्लेट दे दीजिए। रख लो बहन। पाव भाजी बेचने वाली ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं भी एक माँ हूं, मैं समझती हूं। इसे रखो और बच्चे को पेट भर खाने दो। वह बहुत छोटा है, इतना कष्ट क्यों सह रहा है? बगल में फल बेचने वाली आंटी ने भी जल्दी से आंसू पोंछे। एक गुच्छा केले और कुछ संतरे एक थैली में डालकर रोहन को दिए। यह लो बेटा, खाओ ताकि ताकत आए और माँ की देखभाल कर सको। तुम बहुत अच्छे बेटे हो। रोहन ने हैरानी से उन अनजान आंटियों को देखा। उसे समझ नहीं आया कि सब क्यों रो रहे हैं। बस शिष्टाचार से ले लिया और कहा, धन्यवाद आंटियों। प्रिया वहां खड़ी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन आम मेहनतकश लोगों की अप्रत्याशित दयालुता ने उसे इतना भावुक कर दिया कि वह कांपने लगी। वह बस लगातार सिर झुकाती रही। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
माँ बेटा प्यार से भरे उन उपहारों को लेकर पास के पार्क में एक बेंच पर खाने के लिए बैठ गए। रोहन ने बड़े चाव से खाया, खाते खाते तारीफ कर रहा था। पाव भाजी बहुत अच्छी है माँ। मैंने आज तक इतनी पाव भाजी बहुत अच्छी है। अच्छी पाव भाजी नहीं खाई। प्रिया ने अपने बेटे को खाते हुए देखा, उसका दिल गर्म हो गया। लेकिन जब उसने अपनी प्लेट को देखा तो आंसू रुक नहीं रहे थे, वह खा नहीं सकी। मुंबई बहुत बड़ा है। इसमें ठंडे अंधेरे कोने हैं, लेकिन इसमें अजीब तरह से गर्मजोशी से भरे लोग भी हैं। वे अमीर नहीं थे, लेकिन वे प्यार से अमीर थे। इन्हीं दिलों ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। बाजार के लोगों की दयालुता से मिला। शानदार रात का खाना खाने के बाद प्रिया ने जल्दी से बुखार की गोली खाई। उसे उम्मीद थी कि इससे उसका बुखार उतर जाएगा, ताकि कल वह अपने बेटे के साथ काम पर जा सके। उस रात उन्होंने खतरे के डर से फ्लाईओवर के नीचे सोने की हिम्मत नहीं की। माँ, बेटे ने एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे जगह ढूंढी। प्रिया ने अपना एकमात्र कंबल ठंडे सीमेंट के फर्श पर बिछाया और बेटे को सीने से लगा लिया। रोहन, सो जाओ बेटा। जी। रोहन ने अपना सिर माँ के सीने में घुसा लिया। उसे थोड़ी गर्मी मिली। वह दिन भर की थकान से इतना थक गया था कि जल्दी ही सो गया। प्रिया सो नहीं सकी। बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया था। उसका सिर हथौड़े की तरह दुख रहा था, शरीर टूट रहा था। उसने अपने सोते हुए बेटे को देखा। उसका दिल दर्द से भर गया। माँ, बेटे का भविष्य क्या होगा? वे हमेशा ऐसे भटकते नहीं रह सकते। रोहन को स्कूल जाने की जरूरत है, एक अच्छे घर की जरूरत है। जितना वह सोचती उतनी ही निराश होती। उसे अपने बीते हुए खूबसूरत दिन याद आए, अपने अधूरे सपने याद आए। काश वह राजेश से न मिली होती। काश उसने प्यार में आंखें मूंदकर विश्वास न किया होता। शायद उसकी जिंदगी इस हाल में न होती। लेकिन जिंदगी में काश जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगली सुबह प्रिया जब जागी तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी। बुखार ने उसे पूरी रात परेशान किया था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दुनिया घूमने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर अंधेरा छा गया। मामा। रोहन की घबराई हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। बेहोश होने से पहले यह आखिरी आवाज थी जो प्रिया ने सुनी। जब रोहन ने अपनी मां को अपनी बाहों में आंखें बंद किए बेजान पाया तो वह बुरी तरह डर गया। उसने अपनी मां को हिलाया, गला फाड़कर चिल्लाया, मां उठो। मां, मुझे छोड़कर मत जाओ मां। लेकिन प्रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका शरीर तप रहा था। रोहन सिसक सिसक कर रोने लगा। उसने चारों ओर देखा, लोग सड़क पर चलने लगे थे। वह सड़क के बीच में भागा, एक महिला को रोका। आंटी, मेरी मां को बचा लो। मेरी मां बेहोश हो गई है। महिला ने फटे पुराने कपड़ों में मां बेटे को देखा। उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। वह डबलों से निकल गई, तेजी से चलने लगी, मुंह में बड़बड़ा रही थी, हटो यहां से, मेरे काम में देर हो रही है। अब रोहन एक दूसरे आदमी से भीख मांगने दौड़ा। अंकल प्लीज मेरी मां की मदद करो। आदमी ने बस एक नजर डाली और मुड़ गया जैसे वे हवा हों। गुजरने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे, वे ईप से गुजर जाते। कुछ जिज्ञासु लोग थोड़ी देर रुककर देखते और फिर चले जाते। कुछ ने दया दिखाते हुए सिर हिलाया, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए रुकने की जहमत नहीं उठाई। वे ढाढ़सला नहीं चाहते थे, वे धोखा खाने से डरते थे। भीड़ की संवेदनहीनता एक अदृश्य ठंडी दीवार की तरह थी जिसने उस बच्चे को घेर लिया था जो निराशा में रो रहा था। मुंबई इतना बड़ा था, इतना भीड़ भाड़ वाला, लेकिन ऐसा लगता था कि मां बेटे के लिए कोई कोना नहीं था। मां, मुझे छोड़कर मत जाओ मां। रोहन ने अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी चीख ने सुबह के शोर को चीर दिया। वह पहले से कहीं ज्यादा असहाय और अकेला महसूस कर रहा था। पापा चले गए थे। अब अगर मां भी उसे छोड़कर चली गई तो वह कैसे जिएगा? डर ने उस मासूम बच्चे की आत्मा को जकड़ लिया। वह चीखा, उसकी चीख निराशा से भरी थी।
थोड़ी सी उम्मीद को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कोई है जो मेरी मां को बचाए प्लीज। भागती दौड़ती भीड़ के बीच रोहन की मदद की पुकार एक छोटी कमजोर आवाज की तरह खो गई। उसे नहीं पता था कि दूर एक काली शानदार कार में जो ट्रैफिक में फंसी हुई थी, एक जोड़ी आंखें चुपचाप यह सब देख रही थीं। काली चमकदार ऑडी कार लाल बत्ती पर रुकी जो बाहर की अफरा तफरी और धूल से बिल्कुल अलग थी। कार के अंदर ठंडी शांत हवा थी, बस धीमी धीमी शास्त्रीय संगीत की धुन थी। पीछे की सीट पर बैठा 35 साल का विक्रम धीरे से अपनी कनपटी मल रहा था। उसने अभी अभी एक तनावपूर्ण बैठक खत्म की थी और कंपनी जा रहा था। उसकी नजरें अनजाने में सड़क के दूसरी ओर फुटपाथ पर पड़ीं। एक दुबले पतले लड़के का अपनी बेहोश मां के पास रोने का दृश्य ने उसका ध्यान खींच लिया। उनके चारों ओर लोग ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो, उदासीन और जल्दबाजी में। विक्रम एक सफल व्यवसायी था। वह युवा अमीर व्यापार में ठंडा और निर्णायक था। वह संख्याओं करोड़ों के अनुबंधों और दिमाग चकरा देने वाली वार्ताओं का आदी था। उसकी दुनिया गगनचुंबी इमारतों, महंगे सूटों और शानदार पार्टियों की दुनिया थी। प्रिया और रोहन जैसे समाज के निचले तबके के लोगों का जीवन एक अलग दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसे उसने शायद ही कभी छुआ हो। उसने कई दुखद जीवन देखे थे। सड़क पर कई भिखारी देखे थे। आमतौर पर वह ड्राइवर को कुछ पैसे देकर उनकी मदद करता और फिर जल्दी ही भूल जाता। यह एक तरह की मशीनी दानशीलता थी, मन में उठने वाली एक अस्पष्ट ग्लानि को शांत करने का एक तरीका। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद यह बच्चे के दिल दहला देने वाले रोने की वजह से था, या शायद बेहोश मां की छवि ने उसे एक दुखद याद दिला दी थी जिसे उसने बहुत पहले दफना दिया था। उसकी भी एक मां थी। वह बीमारी से मर गई थी जब वह बहुत छोटा था। उसे अभी भी याद था कि जब वह अपनी मां को दिन ब दिन कमजोर होते देखता था तो वह बीमारी से मर गई थी, कितना असहाय महसूस करता था और कुछ नहीं कर सकता था। वह अनाथ हो चुका था। उसने अपने अमीर लेकिन दूर के पिता द्वारा पाले जाने से पहले अत्यधिक अकेलेपन का अनुभव किया था। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। वह उस लड़के को घूर रहा था। उसने उस छोटे से शरीर में निराशा और अत्यधिक भय देखा। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह कई साल पहले था, अपनी मां के बिस्तर के पास रो रहा था। उसे भी लगा था कि पूरी दुनिया ढह गई है। ड्राइवर, गाड़ी आगे रोको। विक्रम की गहरी आवाज ने कार की शांति भंग कर दी। ड्राइवर हैरान हुआ, सर, लेकिन हम पार्टनर के साथ अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, विक्रम ने आदेश दिया। उसकी आंखें अभी भी उस दृश्य से नहीं हटी थीं। उन्हें बता दो, मुझे एक जरूरी काम आ गया है। ड्राइवर ने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, तुरंत गाड़ी किनारे लगा दी। विक्रम तुरंत नीचे नहीं उतरा। वह बस वहां बैठकर चुपचाप देखता रहा। उसने देखा कि लड़का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भीख मांगने जा रहा था, लेकिन उसे सिर्फ इनकार और दूरी ही मिल रही थी। भीड़ की संवेदनहीनता ने उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। वह दूसरों के मामलों में दखल देने वाला व्यक्ति नहीं था। उसका जीवन का सिद्धांत था कि भावनाओं को काम और जीवन पर हावी न होने दिया जाए। लेकिन आज उसका तर्क उसके दिल की किसी गहरी चीज से हार गया था। उसने देखा कि लड़का अपनी मां के पास लौट आया, थककर उसकी रोने की आवाज भी धीमी हो गई थी। उसी पल विक्रम को पता था कि वह बस बैठकर चला नहीं जा सकता। अगर वह चला गया तो शायद वह महिला मर जाएगी और वह बच्चा उसकी तरह एक अनाथ बन जाएगा। एक फैसला पल भर में लिया गया। यह लाभ की गणना पर आधारित नहीं था। यह कोई व्यावसायिक चाल नहीं थी। यह एक अप्रत्याशित सहानुभूति से आया, अतीत से एक प्रेरणा जिसे वह खुद भी समझा नहीं सकता था। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसका शानदार सूट फुटपाथ के मैले कुचैले दृश्य के बीच बिल्कुल अजीब लग रहा था।
सभी जिज्ञासु निगाहें उस अजनबी आदमी और उसकी शानदार कार की ओर मुड़ गईं। लेकिन विक्रम ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ उस निराश बच्चे पर टिकी थीं। रोहन लगभग थक चुका था। उसका गला बैठ गया था, आंसू सूख गए थे। वह बस अपनी मां को कसकर पकड़े हुए था। उसका छोटा शरीर डर और बेबसी से कांप रहा था। उसने सिर उठाकर गुजरते लोगों को देखा। उसकी साफ आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। तभी एक लंबी परछाई ने उसके चेहरे पर पड़ रही धूप को रोक दिया। रोहन ने ऊपर देखा। एक अजनबी आदमी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चमड़े के जूते इतने चमकदार और साफ थे कि लड़के ने सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने लड़के को देखा और फिर बेहोश पड़ी महिला को। उसका चेहरा पीला था, होंठ सूखे और फटे हुए थे, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर मासूमियत थी। वह बहुत जवान लग रही थी। यह देखकर कि आदमी कुछ नहीं कह रहा, बस चुपचाप देख रहा है, रोहन के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने अपनी मां को छोड़ा, लड़खड़ाते हुए उठा और विक्रम की पैंट पकड़ ली। अंकल, उसकी आवाज बैठ गई थी। विक्रम झुका। उसकी आंखों में अब वह ठंडक नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। उसने बच्चे की आंसुओं से भरी बड़ी गोल आंखों में याचना देखी। मेरी मां बेहोश हो गई है। रोहन सिसका। अंकल प्लीज मेरी मां को बचा लो। क्या आप मेरी बॉन्ड मां को अस्पताल ले जा सकते हैं? उसे नहीं पता था कि यह आदमी कौन है। बस यह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। शायद इतनी अच्छी कार चलाने और इतने अच्छे कपड़े पहनने वाले के पास मां को बचाने के लिए पैसे होंगे। विक्रम के जवाब देने से पहले रोहन ने अपने छोटे हाथों को जोड़ लिया। मैं आपसे भीख मांगता हूं। मैं आपका एहसान चुकाने के लिए कुछ भी करूंगा। बस मेरी मां को बचा लो। मेरी मां को मरने मत दो। बच्चे के शब्दों ने विक्रम के पत्थर दिल को एक अदृश्य हाथ की तरह जकड़ लिया। कुछ भी करूंगा। एक 7 साल का बच्चा इन सब के बारे में क्या जानता है? उसने शायद बड़ों को यह कहते सुना होगा और सबसे निराश क्षण में दोहरा रहा था। लेकिन विक्रम के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने देखा कि प्रिया की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। वह कोयले की तरह गर्म था। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज उसकी उम्मीद से ज्यादा गहरी और गर्म थी। जी मेरा नाम रोहन है। ठीक है रोहन, अब रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मां को अस्पताल ले जाऊंगा। यह सुनकर रोहन को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वह खुशी से फूट पड़ा, आंसू फिर से बह निकले। सच में अंकल, आप सच में मेरी मां को बचाओगे? सच? विक्रम ने संक्षेप में जवाब दिया। वह पास में इंतजार कर रहे ड्राइवर की ओर मुड़ा। मेरी मदद करो उसे कार में बिठाने में। ड्राइवर जल्दी से दौड़ा। दोनों आदमियों ने सावधानी से प्रिया को उठाया, जो एक कपड़े की गुड़िया की तरह बेजान थी, और उसे शानदार कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। रोहन भी जल्दी से चढ़ गया, अपनी मां के पास बैठ गया। उसका छोटा हाथ लगातार मां का हाथ पकड़े हुए था, जैसे उसे खोने का डर हो। वह अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली की ओर इशारा करना नहीं भूला। अंकल मेरी ठेली। विक्रम ने उस जर्जर लकड़ी की ठेली और उस पर पड़े कबाड़ को देखा। वह समझ गया कि यह मां बेटे की एकमात्र संपत्ति है। उसे वहीं रहने दो, तुम्हारी मां को बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन रोहन हिचकिचाया। कोई लेकिन नहीं, गाड़ी में बैठो। विक्रम की आवाज थोड़ी सख्त थी लेकिन डरावनी नहीं थी। ऑडी कार तेजी से चली। जिज्ञासु भीड़ और चरमराती लकड़ी की ठेली को फुटपाथ पर अकेला छोड़कर कार के अंदर रोहन लगातार अपनी मां को बुला रहा था। मां, एक अच्छे अंकल ने हमें बचाया है मां। हम जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएंगे, हिम्मत रखो मां। विक्रम आगे की सीट पर बैठा था। रियर व्यू मिरर से वह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि लड़के का गंदा हाथ अपनी मां के पीले हाथ को कसकर पकड़े हुए है। उसने उसकी चिंतित, डरी हुई लेकिन उम्मीद से भरी आंखें देखीं। कई सालों में पहली बार विक्रम को लगा
कि उसका फैसला पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक जान बचाने के लिए है। और यह एहसास अजीब तरह से उसके दिल को एक अजीब सी शांति दे रहा था। शानदार कार तेजी से सड़क पर दौड़ी, भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक को पार करते हुए शहर के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल के आपातकालीन विभाग के गेट पर रुकी। यह एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ पैसे वाले ही कदम रखने की हिम्मत करते थे। जैसे ही कार रुकी, नर्सें और डॉक्टर जल्दी से स्ट्रेचर लेकर बाहर आए। विक्रम ने प्रिया को कार से बाहर निकाला और उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। मरीज को क्या हुआ है? एक युवा डॉक्टर ने जल्दी से पूछा। वह बेहोश हो गई है, बहुत तेज बुखार है, विक्रम ने संक्षेप में जवाब दिया। नर्सों ने जल्दी से प्रिया को अंदर धकेला। रोहन भी जल्दी से कार से उतरा और पीछे भागा। वह स्ट्रेचर को कसकर पकड़े हुए था, छोड़ने को तैयार नहीं था। मां, एक नर्स ने धीरे से रोहन को रोका। बेटा, तुम यहीं बाहर इंतजार करो, डॉक्टर तुम्हारी मां का ख्याल रखेंगे। रोहन को आपातकालीन कक्ष के बाहर रोक दिया गया। दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। उसने अपना चेहरा शीशे पर लगा दिया, अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। डर फिर से बढ़ने लगा। विक्रम पास आया, उसने अपना हाथ लड़के के कंधे पर रखा। चिंता मत करो, डॉक्टर तुम्हारी मां को बचा लेंगे। वह भर्ती की औपचारिकताएं पूरी करने गया। रिसेप्शन पर बैठी महिला कर्मचारी ने विक्रम को देखा और फिर फटे पुराने गंदे कपड़ों में रोहन को थोड़ी हैरानी से, आप मरीज के रिश्तेदार हैं? हाँ, विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसे भर्ती कर लो, सबसे अच्छा कमरा, सबसे अच्छी देखभाल सेवा चुनो, सारे खर्चे मैं दूंगा। उसकी आवाज अधिकारपूर्ण और दृढ़ थी। उसने एक काला क्रेडिट कार्ड निकाला, एक असीमित सीमा वाला कार्ड, और उसे मेज पर रख दिया। महिला कर्मचारी ने कार्ड देखा। उसका रवैया तुरंत बदल गया। वह फुर्तीली और सम्मानजनक हो गई। सारी औपचारिकताएं जल्दी से पूरी हो गईं। विक्रम रोहन के पास लौटा। वह अभी भी आपातकालीन कक्ष के दरवाजे के सामने स्थिर खड़ा था, हाथ कसकर बंधे हुए थे। वह चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। उसे नहीं पता था कि एक बच्चे को कैसे सांत्वना दी जाए, वह बस उसके साथ रह सकता था। थोड़ी देर बाद आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुला। वही डॉक्टर बाहर आया। उसने मास्क उतारा। विक्रम और रोहन एक साथ उठ खड़े हुए। डॉक्टर, मेरी मां कैसी है? रोहन ने जल्दी से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने रोहन को देखा और फिर विक्रम को। मरीज का मुख्य रिश्तेदार कौन है? मैं हूं, विक्रम ने जवाब दिया। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मरीज लंबे समय तक कुपोषण के कारण गंभीर रूप से कमजोर है, साथ में गंभीर निमोनिया और वायरल बुखार भी है। हालत काफी गंभीर थी। शुक्र है कि आप उसे समय पर ले आए। उसने थोड़ा रुककर सीधे विक्रम को देखा। अगर एक दिन और देर हो जाती तो शायद हम भी कुछ नहीं कर पाते। उसकी जान बाल बाल बची है। यह सुनकर रोहन के पैर कांप गए। अगर विक्रम ने उसे समय पर नहीं पकड़ा होता तो वह लगभग गिर ही गया होता। मां बच गई, शुक्र है मां मरी नहीं। विक्रम ने भी राहत की सांस ली। उसने आगे पूछा, तो अब स्थिति कैसी है? हमने बुखार कम कर दिया है और उसे ड्रिप लगा दी है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे निमोनिया के इलाज और स्वास्थ्य सुधार के लिए अस्पताल में रहना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा। कोई बात नहीं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छा इलाज इस्तेमाल करें। खर्च की कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। वह इस आदमी से थोड़ा प्रभावित था। ठीक है, थोड़ी देर में हम उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे, रिश्तेदार मिल सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर चला गया। विक्रम ने रोहन को देखा। वह सिसक सिसक कर रो रहा था, लेकिन इस बार यह राहत के आंसू थे। विक्रम ने अनाड़ीपन से उसके सिर पर हाथ फेरा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मां को कुछ नहीं होगा। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी लाल आंखें विक्रम को देख रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अचानक उसके पैर से लिपट गया अपना चेहरा
उसमें छिपाकर रोने लगा। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। जिंदगी में पहली बार विक्रम को अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसने लड़के को दूर नहीं हटाया, बस चुपचाप खड़ा रहा, उसे एक मजबूत सहारे की तरह खुद से लिपटे रहने दिया। प्रिया को एक वीआईपी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। कमरा विशाल, साफ सुथरा था, जिसमें सोफा, टीवी और एक बड़ी खिड़की थी जिससे अस्पताल का हरा भरा बगीचा दिखता था। यह एक अस्पताल के कमरे से ज्यादा एक लग्जरी होटल जैसा लग रहा था। दवा दिए जाने के बाद वह अभी भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा अब कम पीला था, सांसें भी नियमित थीं। रोहन बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठा था। एक हाथ से मां का हाथ कसकर पकड़े हुए था, दूसरा हाथ बिस्तर के किनारे पर रखकर सिर टिकाए हुए था। उसकी आंखें एक पल के लिए भी मां से नहीं हटीं। उसे डर था कि अगर उसने एक पल के लिए भी आंखें झपकाईं तो मां फिर से गायब हो जाएगी। विक्रम कमरे के अंत में खड़ा था, हाथ बांधे मां बेटे को देख रहा था। उसने अपने सचिव को फोन करके दिन के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। उसने उसे बताया था कि उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परियोजना को हल करना है। कमरे की चुप्पी रोहन के पेट की गुड़गुड़ाहट से टूटी। लड़का शर्मिंदा होकर अपना पेट पकड़ लिया। विक्रम को तब याद आया कि बेटे ने शायद सुबह से कुछ नहीं खाया था। रोहन, तुम्हें भूख लगी है ना? रोहन ने सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं है। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। तुम्हारी मां को आराम की जरूरत है। जब वह जागेंगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन मैं मां के साथ रहना चाहता हूं। तुम्हें खाना होगा तभी तो मां की देखभाल करने की ताकत मिलेगी, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज अभी भी गहरी थी, लेकिन अब उसमें ज्यादा धैर्य था। तुम्हारी मां जागेंगी और देखेंगी कि उनका बेटा भूख से बेहाल है तो वह चिंतित होंगी। यह बात समझ में आने पर रोहन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। उसने एक बार और प्यार से अपनी मां को देखा और फिर विक्रम के साथ बाहर चला गया। विक्रम रोहन को अस्पताल के कैंटीन में ले गया। उसने एक गर्म दलिया और एक गिलास दूध का ऑर्डर दिया। रोहन ने बहुत जल्दी खाया, ऐसा लगता था कि वह बहुत भूखा था। खाने के बाद विक्रम रोहन को बगीचे में एक बेंच पर ले गया। हवा ताज़ा और कमरे से ज्यादा शांत थी। रोहन थोड़ी देर चुप बैठा रहा और फिर अचानक एक ऐसा सवाल पूछा जिसने विक्रम को चौंका दिया। अंकल, मेरी मां मर तो नहीं जाएगी? भले ही उसने डॉक्टर से सुना था कि मां खतरे से बाहर है, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में बसा हुआ था। विक्रम का गला भर आया। उसने रोहन की चिंता से भरी साफ आंखों में देखा। उसका दिल दर्द से फट रहा था। वह लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मां जल्द ही ठीक हो जाएगी। तुम्हारी मां बहुत मजबूत है और उसके पास तुम्हारे जैसा एक बहादुर बेटा है। वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। यह सुनकर रोहन ने राहत की सांस ली। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर पूछा, अंकल, आप एक अच्छे आदमी हैं। आप मेरे पापा की तरह तो नहीं हैं? विक्रम रुक गया। उसे नहीं पता था कि इस सवाल का क्या जवाब दे। वह लड़के के पिता के बारे में कुछ नहीं जानता था। तुम्हारे पापा कहाँ गए? उसने सावधानी से पूछा। पापा ने नई शादी कर ली है, रोहन ने एक अजीब सी शांत आवाज में जवाब दिया। पापा ने कहा कि मां बीमार है और एक मुसीबत है। पापा ने हमें घर से निकाल दिया। पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते। रोहन के हर शब्द विक्रम के सीने पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी हो सकता है जो अपनी पत्नी और बच्चे को उस समय छोड़ दे जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उसके दिल में गुस्सा भर गया। तो क्या पापा वापस आएंगे? अंकल, रोहन ने फिर पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी उम्मीद थी। यह एक दिल दहला देने वाला सवाल था। इतने क्रूर व्यवहार के बावजूद बच्चे के दिल की गहराई में अभी भी एक पिता की चाहत थी। विक्रम लड़के से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वह उसकी आखिरी उम्मीद को भी नहीं तोड़ना चाहता था। वह बस सामान्य रूप से कह सका,
मुझे नहीं पता रोहन, लेकिन तुम्हारे पापा वापस आए या नहा ढा आए। अब तुम माँ बेटे के पास मैं हूं। मैं तुम दोनों को किसी से परेशान नहीं होने दूंगा। यह एक अचानक किया गया वादा था, लेकिन विक्रम ने इसे बहुत गंभीरता से कहा। रोहन ने ऊपर विक्रम को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया। एक छोटा सा इशारा, लेकिन विश्वास से भरा हुआ। विक्रम सुन्न हो गया। बहुत समय हो गया था जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। किसी ने भी उस पर इतने स्वाभाविक और पूरी तरह से भरोसा नहीं किया था। उसने अनाड़ीपन से लड़के की पीठ पर हाथ फेरा। शांत अस्पताल के बगीचे के बीच एक अमीर अकेला आदमी और एक दुखी अकेला लड़का। दो घायल आत्माओं ने एक दूसरे में एक अजीब सी सहानुभूति पाई। प्रिया शाम को जागी, अस्पताल की विशेष गंध उसकी नाक में आई। उसने कमजोरी से आंखें खोलीं, यह समझने की कोशिश की कि वह कहाँ है। सफेद छत, साफ और शानदार कमरा। यह निश्चित रूप से कोई सामान्य अस्पताल नहीं था। माँ, आप जाग गईं। रोहन की खुशी भरी आवाज गूंजी। वह बिस्तर के पास सो रहा था। माँ को हिलते देख तुरंत जाग गया। रोहन बेटा, प्रिया ने मुश्किल से कहा, उसका गला सूखा हुआ था। हम कहाँ हैं? हम अस्पताल में हैं। एक अच्छे अंकल हमें यहाँ लाए हैं। रोहन ने जल्दी से बताया, डॉक्टर ने कहा है कि आप खतरे से बाहर हैं। आपको यहाँ इलाज के लिए रहना होगा। प्रिया हैरान थी। अच्छा अंकल कौन? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में गर्म दलिया का एक डिब्बा था। प्रिया को जागा हुआ देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। आप जाग गईं? अब कैसा महसूस कर रही हैं? प्रिया ने उस अजनबी आदमी को देखा। वह लंबा था, महंगे ऑफिस के कपड़े पहने हुए था, जिससे सफलता और अधिकार का आभास हो रहा था। वह इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती थी। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे हूँ? प्रिया ने घबराकर पूछा। मैं वह हूँ जो आपको यहाँ लाया है। विक्रम ने दलिया का डिब्बा मेज पर रखा। जब आप सड़क पर बेहोश हो गईं तो आपके बेटे ने मुझसे मदद मांगी। अब प्रिया को सब समझ में आया। उसने अपने बेटे को देखा और फिर विक्रम को। उसका दिल कृतज्ञता और शर्मिंदगी से भर गया। धन्यवाद मेरे माँ, बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। अस्पताल का बिल मैं काम करके आपको चुका दूंगी। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक चम्मच दलिया निकाला, उसे ठंडा किया और रोहन को दिया। माँ को खिलाओ, उन्हें खाने की जरूरत है ताकि ताकत आए। रोहन ने आज्ञाकारी रूप से चम्मच लिया और सावधानी से अपनी माँ को खिलाया। प्रिया अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ चम्मच खाने की कोशिश की। थोड़ा गर्म दलिया पेट में जाने से उसे गर्म और अधिक सचेत महसूस हुआ। प्रिया के खाने के बाद विक्रम ने कहा, आपको बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से अपना इलाज कराओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया ने जल्दी से कहा, मैं आपकी मदद इस तरह नहीं ले सकती। हम माँ बेटे ने आपको पहले ही बहुत परेशान कर दिया है। प्लीज मुझे अपना नाम और संपर्क बताएं। मैं बाद में जरूर आपका एहसान चुकाऊंगी। विक्रम ने अपने सामने बैठी महिला को देखा। इतनी बुरी हालत में भी उसका स्वाभिमान बना हुआ था। इससे उसे थोड़ा सम्मान महसूस हुआ। मेरा नाम विक्रम है, उसने कहा। एहसान चुकाने की बात बाद में करना। अभी आपका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। यह देखकर कि प्रिया अभी भी शर्मिंदा लग रही है, विक्रम ने विषय बदल दिया ताकि उसे ज्यादा सोचना न पड़े। तुम माँ बेटे इस हाल में कैसे पहुंचे? तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार कहाँ है? यह सुनकर प्रिया की आंखें फिर से लाल हो गईं। उसके दिल का घाव जैसे किसी ने छू लिया हो। दर्द से कराह उठा। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर अपनी भर्राई हुई आवाज में बताने लगी।
उसने अपने अतीत के बारे में बताया। वह कभी विदेशी भाषा विभाग की एक छात्रा थी जिसके कई सपने थे। उसने राजेश से मुलाकात की और प्यार किया, जो उसका पूर्व पति था। प्यार के लिए उसने विदेश में पढ़ने का मौका छोड़ दिया, उससे शादी करना स्वीकार कर लिया। जब दोनों ने पढ़ाई पूरी की तो वह घर पर गृहिणी बन गई, परिवार की देखभाल करने लगी ताकि वह अपने करियर पर ध्यान दे सके। शुरुआती जीवन खुशहाल था, खासकर जब रोहन पैदा हुआ। लेकिन जब से राजेश का काम अच्छा चलने लगा, वह बदलने लगा। वह अक्सर देर से घर आता, पत्नी और बच्चे से ठंडा व्यवहार करता, जब तक कि मैंने उसे धोखा देते हुए नहीं पकड़ा। प्रिया सिसकी, मैंने बच्चे के लिए रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं बीमार पड़ गई। बीमारी बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन इलाज के लिए समय और पैसे की जरूरत थी। उसे मैं एक बोझ लगने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, रोने को रोकने की कोशिश की। और फिर उस दिन वह उस दूसरी औरत को घर ले आया। उसने कहा कि वह घर उसने बनाया है, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। उसने हम माँ बेटे को सड़क पर फेंक दिया, बिना एक पैसे के, बिना किसी दया के। कहानी खत्म हुई, कमरा खामोशी में डूब गया, बस प्रिया के सिसकने की आवाज थी। रोहन ने अपनी माँ को रोते देखा तो उसे भी गले लगा लिया, उस प्रिया के सिसकने की आवाज थी। पिता का जिक्र आने पर उसकी आंखों में नफरत थी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने व्यापार में कई तरह के लोग देखे थे, लेकिन उस तरह का घटिया आदमी जो अपनी पत्नी के बलिदान को रौंद दे, वह सच में घृणित था। उसने प्रिया को देखा। उसकी ठंडी आंखों में इस समय उसके लिए सहानुभूति और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। प्रिया की कहानी सुनने के बाद विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे एक गिलास गर्म पानी दिया। उसकी चुप्पी उदासीनता नहीं थी, बल्कि एक गहरी लंघे थी। माफ कीजिए, मैंने आपको यह सब सुनाकर परेशान किया। प्रिया ने आंसू पोंछे, उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। कोई बात नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा गहरी थी। माफी मांगने की जरूरत उसे है, तुम्हें नहीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें दूर थीं, जैसे प्रिया की कहानी ने उसे कुछ याद दिला दिया हो। तुम अभी भी भाग्यशाली हो, उसने अचानक कहा। प्रिया हैरान हुई। भाग्यशाली? इस हालत में भी भाग्यशाली? विक्रम ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था जो प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, प्यार करने और लड़ने के लिए कोई है, और मैं वह रुका, जैसे सही शब्द ढूंढ रहा हो। मेरी पत्नी को भी एक गंभीर बीमारी थी। यह पहली बार था जब उसने अपनी कहानी किसी अजनबी से साझा की थी। उसके सबसे करीबी लोग भी उसे इस बारे में बात करते हुए शायद ही कभी सुनते थे। प्रिया और रोहन दोनों चुपचाप सुन रहे थे। वह मेरा पहला प्यार थी। हमने आज यह मुकाम हासिल करने से पहले बहुत सारी मुश्किलें एक साथ पार की थीं। जिंदगी बेहतर होने लगी थी। लेकिन जब जिंदगी बेहतर होने लगी तो उसे अपनी बीमारी का पता चला। विक्रम की आवाज लड़खड़ा गई। मैंने उसे हर जगह इलाज के लिए ले गया, सबसे अच्छी दवाएं इस्तेमाल की, सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया। मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मुझे लगता था कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है, लेकिन मैं गलत था। वह कड़वाहट से हौंसा। आखिरकार मुझे उसे अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखना पड़ा। उस समय मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था। धन, करियर, सब कुछ निरर्थक हो गया जब वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह नहीं रहता। कमरा एक भारी माहौल में डूब गया। अब प्रिया को विक्रम के ठंडे बाहरी रूप के पीछे छिपे दुख का पता चला। वह भी एक दर्दनाक अतीत वाला आदमी था। उसका दर्द एक स्थायी क्षति थी, जबकि उसका दर्द विश्वासघात का था। दोनों दर्दनाक थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। मुझे मुझे माफ कीजिए, प्रिया ने धीरे से कहा। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने सिर हिलाया। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सबसे ज्यादा निराश महसूस करो तो अपने बेटे को देखो। वही तुम्हारे जीने और अच्छी तरह जीने का कारण है।
विक्रम के शब्दों ने प्रिया के दिल की गहराई को छू लिया। हाँ, उसके पास रोहन था। उसका बेटा उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। रोहन जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, वह उस अच्छे अंकल के दुख को समझ गया था। वह अपनी मां की गोद से उठा, विक्रम के पास गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना छोटा सा हाथ विक्रम के बड़े हाथ पर रख दिया। अंकल, अब दुखी मत हो। रोहन की आवाज साफ थी। आपकी पत्नी आसमान में एक तारा बन गई है। आप आसमान में देखोगे तो वह आपको दिखेगी। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने विक्रम और प्रिया दोनों को चौंका दिया। अगर आप दुखी हो तो मेरी मां आपको खुश कर देगी। हम मां बेटा आपके साथ रहेंगे। विक्रम ने नीचे लड़के को देखा। रोहन की मासूम लेकिन सच्ची सांत्वना एक गर्म धारा की तरह थी, जो उसके बर्फीले दिल में बह गई। वह बहुत लंबे समय से अकेला था। रोहन का प्रस्ताव भले ही एक बच्चे के शब्द थे ने उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस कराई। वह धीरे से मुस्कुराया, एक सच्ची दुर्लभ मुस्कान। उसने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। धन्यवाद मेरे दोस्त। 3 अजनबी लोगों के बीच का संबंध उनके दर्द और सहानुभूति से बन गया था। वे अब सिर्फ मदद करने वाले और मदद पाने वाले नहीं थे। वे 3 आत्माएं थीं जो एक दूसरे में उपचार पा रही थीं। 1 हफ्ते बाद प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विशेष देखभाल और पूरी दवाओं के तहत उसका स्वास्थ्य काफी ठीक हो गया था। उसका चेहरा भर गया था। अब वह पीला और थका हुआ नहीं दिखता था। छुट्टी के दिन विक्रम खुद गाड़ी चलाकर लेने आया। उसने पूरा अस्पताल का बिल चुका दिया था। एक बहुत बड़ी रकम जो प्रिया शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाती। विक्रम जी, मैं सच में नहीं जानती कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। प्रिया ने कार में बैठते हुए शर्मिंदगी से कहा, यह रकम। मैंने कहा था उस बारे में चिंता मत करो। विक्रम ने बीच में ही बात काट दी। अब तुम कहाँ जाने की सोच रही हो? विक्रम के सवाल ने प्रिया को चुप करा दिया। हाँ, वह अब कहाँ जा सकती थी? वह फ्लाईओवर के नीचे या फुटपाथ पर वापस नहीं जा सकती थी, खासकर जब रोहन को स्कूल जाना था। प्रिया के चेहरे पर उलझन देखकर विक्रम ने शांत आवाज में कहा, मेरे पास शहर के बाहर एक छोटा सा घर है। मैंने पहले वीकेंड पर आराम करने के लिए खरीदा था, लेकिन बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम माँ बेटा कुछ समय के लिए वहां रह सकते हो, जब तक तुम्हें कोई स्थायी जगह नहीं मिल जाती। प्रिया सुन्न हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह आपको बहुत परेशान करेगा। आपने पहले ही हम माँ बेटे की बहुत मदद की है, मैं और नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूं। विक्रम की आवाज में थोड़ा अधिकार था। मैं बता रहा हूं, मैं एक बच्चे और एक महिला को जो अभी अभी ठीक हुई है सड़क पर नहीं छोड़ सकता। तुम यह समझ लो कि तुम मेरे घर की देखभाल कर रही हो। रोहन जो पीछे की सीट पर बैठा था, यह सुनकर खुशी से चिल्लाया, कितना अच्छा है माँ, हमें फिर से रहने के लिए घर मिल गया। विक्रम अंकल का घर जरूर बहुत सुंदर होगा। अपने बेटे को इतना खुश देखकर प्रिया मना नहीं कर सकी। वह बस धीरे से कह सकी, तो हम कुछ समय के लिए आपको परेशान करेंगे। कार शहर के बाहर की ओर नहीं गई, वह शहर के सबसे शानदार सुरक्षित विला कॉम्प्लेक्स में मुड़ी। कार एक सफेद विशाल और आधुनिक विला के सामने रुकी, जिसमें एक बगीचा और एक स्विमिंग पूल भी था। प्रिया दंग रह गई। विक्रम जी, यह वह छोटा घर है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। विक्रम ने कंधे उचकाए। जिस घर में मैं रहता हूं उसकी तुलना में यह काफी छोटा है। प्रिया और कुछ नहीं कह सकी। अमीरों की परिभाषा में छोटा सच में अलग होता है। वे शानदार ढंग से सजाए गए विला में दाखिल हुए, महंगा फर्नीचर, लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित, सब कुछ साफ सुथरा, एक भी धूल का कण नहीं। शायद कोई नियमित रूप से साफ सफाई करने आता था। वाह! रोहन लिविंग रूम में दौड़ने लगा। उसकी आंखें हैरानी से गोल थीं।
हमारा घर कार्टून फिल्मों से भी ज्यादा सुंदर है माँ। विक्रम उन्हें ऊपर ले गया। यहाँ 3 बेडरूम हैं। तुम और रोहन कोई भी कमरा चुन सकते हो, कपड़े और व्यक्तिगत सामान मैं कल किसी को खरीद कर भेज दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। प्रिया ने जल्दी से हाथ हिलाया, हमें बस रहने के लिए एक जगह चाहिए। यही बहुत है। हम अपना सामान खुद देख सकते हैं। तुम अभी अभी ठीक हुई हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। रोहन को भी स्कूल वापस जाने की तैयारी करनी है। विक्रम ने कहा, उसकी आवाज में मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम यह समझ लो कि यह मैंने तुम माँ बेटे को उधार दिया है। बाद में जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम दूसरी चीजें खरीद सकती हो। वह रुका और सीधे प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं यह सब दया के कारण नहीं कर रहा हूं। मैं यह कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह सही है। खुद को बोझ मत समझो। इसे एक नई शुरुआत समझो। विक्रम के शब्द सच्चे और सीधे थे, जिससे प्रिया को सम्मान महसूस हुआ। उसे अब यह महसूस नहीं हो रहा था कि वह एक भिखारी है जो भीख ले रही है। जी मैं समझ गई, धन्यवाद। पहली बार उसने उसे आपकी जगह तुम कहा। उस शाम विक्रम ने माँ बेटे के साथ खाना खाया। उसने एक शानदार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था। नए घर में पहला रात का खाना 3 लोगों का था। रोहन लगातार विक्रम को दुनिया भर की बातें बता रहा था। प्रिया वहां बैठी थी, चुपचाप अपने बेटे और उस आदमी को देख रही थी जिसने माँ बेटे की जिंदगी बदल दी थी। अंधेरे दिनों के बाद पहली बार उसने शांति महसूस की। एक ऐसी शानदार शांति जिसे उसने सोचा था कि वह कभी वापस नहीं पाएगी। विक्रम को धैर्यपूर्वक रोहन के मासूम सवालों का जवाब देते देख उसके दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी भर गई। अगली सुबह जब प्रिया और रोहन सो रहे थे, विक्रम के आदमी बहुत सारी चीजें लेकर आए। दोनों माँ बेटे के लिए नए कपड़े, घर के कपड़ों से लेकर बाहर जाने के कपड़ों तक, रोहन के लिए स्कूल का सामान, किताबें, बैग, सब कुछ सोच समझ कर तैयार किया गया था। सबसे खास एक प्राइमरी स्कूल की यूनिफॉर्म बड़े करीने से लटकी हुई थी। विक्रम ने पास के एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में रोहन के दाखिले की औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। जब रोहन जागा नई यूनिफॉर्म देखकर, वह खुशी से चिल्लाया। उसने जल्दी से उसे पहनकर देखा। सफेद शर्ट, गहरे नीले रंग की पैंट बिल्कुल फिट थी। वह शीशे के सामने खड़ा हो गया, घूम घूम कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। माँ देखो मुझे, मैं फिर से स्कूल जा रहा हूं। प्रिया ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखें भर आईं। बहुत समय हो गया था जब उसने अपने बेटे को इतना खुश देखा था। स्कूल जाना, दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना, यही वह हमेशा अपने बेटे के लिए चाहती थी। और अब वह सपना एक अजनबी आदमी की वजह से सच हो गया था। विक्रम तभी आया। उसने रोहन को यूनिफॉर्म में देखा, धीरे से मुस्कुराया, तुम बहुत बड़े लग रहे हो। धन्यवाद विक्रम अंकल। रोहन दौड़कर विक्रम के गले लग गया। मुझे स्कूल भेजने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम बहुत मेहनत से पढ़ोगे। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जी मैं वादा करता हूं। प्रिया ने नाश्ता तैयार किया। कई दिनों के बाद पहली बार वह रसोई में थी। एक आधुनिक और पूरी तरह से सुसज्जित रसोई में अपने हाथों से खाना बना रही थी। अपने छोटे से परिवार की देखभाल करने का एहसास उसे बेहद खुश कर रहा था। नाश्ते के बाद विक्रम खुद रोहन को स्कूल छोड़ने गया। प्रिया भी साथ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल शानदार आधुनिक था, जिसमें एक बड़ा खेल का मैदान और बेहतरीन सुविधाएं थीं। यह उस पुराने गांव के स्कूल से बहुत अलग था जहां रोहन पहले पढ़ता था। रोहन नए माहौल में थोड़ा झिझक रहा था। उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। प्रिया घुटनों के बल बैठी और सीधे अपने बेटे की आंखों में देखा। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तुम बस आत्मविश्वास रखो।
माँ और विक्रम अंकल यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। विक्रम ने भी प्रोत्साहित किया। हाँ, छुट्टी के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सबको दिखाओ कि रोहन कितना बहादुर लड़का है। माँ और विक्रम अंकल के प्रोत्साहन से रोहन ने हिम्मत जुटाई। उसने एक गहरी सांस ली, सिर हिलाया और फिर क्लास में चला गया। उसकी छोटी लेकिन सीधी पीठ दृढ़ संकल्प से भरी थी। प्रिया और विक्रम स्कूल के मैदान में खड़े होकर उसे तब तक देखते रहे जब तक वह क्लास के दरवाजे के पीछे ओझल नहीं हो गया। प्रिया के गालों पर फिर से आंसू लुढ़क गए, लेकिन इस बार यह खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। धन्यवाद विक्रम, सब कुछ के लिए धन्यवाद। उसने मुड़कर उससे कहा। उसकी आवाज सच्ची थी। मैंने कहा था, अब मुझे धन्यवाद मत कहो। विक्रम ने उसे एक टिश्यू दिया। यह रोहन का हक है। वे तुरंत वापस नहीं गए। वे स्कूल के सामने एक कैफे में इंतजार करने लगे। प्रिया चिंतित थी कि उसका बेटा घुल मिल पाएगा या नहीं। विक्रम ज्यादा शांत था, उसे लड़के की होशियारी और बहादुरी पर विश्वास था। छुट्टी के समय वे स्कूल के गेट पर वापस आए। दूर से ही उन्होंने देखा कि रोहन कुछ नए दोस्तों के साथ खुशी खुशी बात कर रहा है। जब उसने विक्रम और प्रिया को देखा तो उसने जोर से हाथ हिलाया और दौड़कर आया। माँ विक्रम, अंकल आज क्लास में बहुत मजा आया, मेरे नए दोस्त बन गए। टीचर ने भी मेरी तारीफ की कि मैंने पाठ अच्छा पढ़ा। रोहन लगातार बताता रहा। अपने बेटे के खुश चेहरे को देखकर प्रिया के मन की सारी चिंताएं दूर हो गईं। रास्ते में जब कार एक पुल से गुजरी तो रोहन अचानक चुप हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, आसमान की ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। प्रिया को अजीब लगा। उसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? रोहन मुड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मैं आसमान में नानी को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज मैं फिर से स्कूल गया। मैं बहुत आदि हो पा रहे हैं, खुश हूं। नानी भी जरूर मेरी तरह खुश होंगी, है ना माँ? रोहन के शब्दों ने प्रिया और विक्रम दोनों को चुप करा दिया। उनके दिलों में एक तीव्र भावना उमड़ पड़ी। यह बच्चा इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी कितनी शुद्ध और गर्मजोशी से भरी आत्मा रखता है। जब रोहन की पढ़ाई स्थिर हो गई तो प्रिया को बेचैनी होने लगी। वह हमेशा के लिए विक्रम के सहारे घर पर नहीं रह सकती थी। उसका स्वाभिमान उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह जवान थी, पढ़ी लिखी थी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। अपने बेटे के भविष्य की देखभाल खुद करनी थी। एक शाम जब विक्रम हमेशा की तरह माँ बेटे के साथ खाना खाने आया तो प्रिया ने सारी हिम्मत जुटाकर उससे बात की। विक्रम, मुझे कुछ कहना है। विक्रम, जो रोहन को होमवर्क में मदद कर रहा था, ने सिर उठाकर उसे देखा। क्या बात है? मैं फिर से काम करना चाहती हूँ। प्रिया ने दृढ़ता से कहा, मैं हमेशा ऐसे घर पर नहीं रह सकती। मैं खुद पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि रोहन की देखभाल कर सकूं और आपका पैसा लौटा सकूं। विक्रम थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखें उसे परख रही थीं। उसे लगा था कि वह इस आरामदायक जिंदगी की आदी हो गई है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी तारीफ भी की। तुम्हारे पास क्या डिग्री है? उसने पूछा। मैंने विदेशी भाषा विभाग से स्नातक किया है, अंग्रेजी में विशेषज्ञता है। प्रिया ने जवाब दिया। मेरे अंक भी काफी अच्छे थे, लेकिन तुमने कई सालों से काम नहीं किया है, तुम्हारे पास व्यावहारिक अनुभव नहीं है। एक अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगा। विक्रम ने सीधे मुद्दे पर बात की। मुझे पता है। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं सबसे निचले पदों से शुरू कर सकती हूँ, अनुवादक, सहायक या यहाँ तक कि एक साधारण कार्यालय कर्मचारी भी। मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता, मैं बस काम करना चाहती हूँ। उसकी दृढ़ता देखकर विक्रम ने उसे और नहीं रोका। उसने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है तो मेरी कंपनी में विदेश विभाग में एक सहायक के पद की कमी है। काम मुख्य रूप से बैठकों का शेड्यूल बनाना, दस्तावेजों का अनुवाद करना
और विशेषज्ञों की सहायता करना है। वेतन ज्यादा नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे लिए अनुभव वापस पाने के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। प्रिया सुन्न हो गई। आपकी कंपनी में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचें कि मुझे रिश्तेदारी की वजह से नौकरी मिली है। मैं खुद आवेदन करना चाहती हूँ, खुद साक्षात्कार देना चाहती हूँ। विक्रम हल्के से हंसा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिना साक्षात्कार के नौकरी पर रख लूंगा? कल अपना बायोडाटा लेकर टीके टावर की 25वीं मंजिल पर आ जाना। मानव संसाधन विभाग के लोग तुम्हारा साक्षात्कार लेंगे जैसे बाकी उम्मीदवारों का लेते हैं। तुम्हें नौकरी मिलती है या नहीं, यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करेगा। प्रिया ने राहत की सांस ली। यह निष्पक्ष था। जी, मैं समझ गई। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन प्रिया ने एक सभ्य ऑफिस का सूट पहना जो विक्रम ने उसके लिए खरीदा था। एक सावधानी से तैयार किया हुआ बायोडाटा लिया और टीके टावर पहुंची। गगनचुंबी इमारत के सामने खड़े होकर, जहां विक्रम के समूह का मुख्यालय था, वह थोड़ी अभिभूत थी। उसने 2 दौर के साक्षात्कार दिए, एक मानव संसाधन प्रबंधक के साथ और एक विदेश विभाग के प्रमुख के साथ। उन्होंने उससे विशेषज्ञता स्थिति से निपटने के कौशल के बारे में बहुत सारे मुश्किल सवाल पूछे। भले ही उसने लंबे समय से काम नहीं किया था, लेकिन प्रिया का बुनियादी ज्ञान अभी भी बहुत मजबूत था। साथ ही उसकी धारा प्रवाह, अंग्रेजी संचार क्षमता और विनम्र सीखने की इच्छा वाले रवैये ने एक अच्छा प्रभाव छोड़ा। साक्षात्कार के अंत में विदेश विभाग की प्रमुख, एक तेज तर्रार महिला जिसका नाम लान था, ने उससे कहा, आपकी क्षमता खराब नहीं है, लेकिन हमें अनुभव वाले व्यक्ति की जरूरत है। हम विचार करेंगे और आपको बाद में परिणाम बताएंगे। प्रिया आधे खुश और आधे चिंतित मन से घर लौटी। वह जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी परिणाम का इंतजार करना होगा। 2 दिन बाद उसे मानव संसाधन विभाग से फोन आया। उसे नौकरी मिल गई थी। काम के पहले दिन प्रिया बहुत घबराई हुई थी। विदेश विभाग के सहकर्मी सभी प्रतिभाशाली और ऊर्जावान थे। वे उसके बारे में थोड़े उत्सुक थे। एक अनुभवहीन नई लड़की को एक महत्वपूर्ण पद पर कैसे रख लिया गया? पीठ पीछे कुछ फुसफुसाहटें थीं कि उसका कोई सोर्स है। प्रिया ने कोई सफाई नहीं दी। वह बस चुपचाप काम करती रही। उसने सबसे छोटे काम उठाए जो कोई नहीं करना चाहता था। कॉफी बनाना, दस्तावेज फोटोकॉपी करना, कागजात व्यवस्थित करना। वह हमेशा सबसे पहले आती और सबसे आखिर में जाती थी। किसी भी दस्तावेज का अनुवाद करना होता, वह उसे जल्दी और सटीक रूप से पूरा करती थी। उसकी मेहनत और लगन को धीरे धीरे सबने पहचानना शुरू कर दिया। प्रबंधक लान, जो शुरू में थोड़ी सख्त थी, ने भी उसे और महत्वपूर्ण काम सौंपना शुरू कर दिया। विक्रम समूह के अध्यक्ष के रूप में ऑफिस में बहुत कम दिखाई देता था, लेकिन वह दूर से चुपचाप उसे देखता रहता था। उसने देखा कि वह कमजोर दुखी लड़की अब एक आत्मविश्वासी, मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला बन गई है। उसे काम में ध्यान केंद्रित करते हुए जुनून से चमकती आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने महसूस किया कि उसके लिए उसकी चिंता अब सिर्फ दया नहीं रह गई थी। तीनों का जीवन धीरे धीरे एक स्थिर और गर्मजोशी भरी पटरी पर आ गया। सुबह विक्रम रोहन को स्कूल छोड़ता, रास्ते में प्रिया को कंपनी छोड़ देता। शाम को वह माँ बेटे को वापस ले आता। एक अध्यक्ष के काम में व्यस्त होने के बावजूद वह कभी भी देर नहीं करता था। 3 लोगों के साथ रात का खाना एक अटूट आदत बन गई थी। रोहन एक बेहतरीन कड़ी था। वह हमेशा स्कूल बाद दोस्तों की बातें बताता रहता। कभी कभी वह विक्रम से एक अरबपति के काम के बारे में मासूम सवाल पूछता। विक्रम, अंकल, अध्यक्ष बनना थका देने वाला होता है। हाँ, बहुत थका देने वाला, विक्रम ने जवाब दिया। उसका हाथ अभी भी लड़के के लिए खाना परोस रहा था। तो आप हर दिन हम माँ बेटे के साथ खाना खाने क्यों आते हो? आप घर जाकर आराम क्यों नहीं करते?
रोहन के सवाल ने विक्रम और प्रिया दोनों को रोक दिया। विक्रम एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, क्योंकि तुम माँ, बेटे के साथ खाना खाकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उसके जवाब ने माहौल को थोड़ा अजीब बना दिया। प्रिया ने जल्दी से अपना चेहरा चावल की कटोरी में झुका लिया। उसके गाल गर्म हो गए, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसके और विक्रम के बीच के रिश्ते में एक तो ऐसा बदलाव आ रहा है जिसे वह नाम नहीं दे सकती। विक्रम की चिंता सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं थी। वह हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देता था। यह देखकर कि प्रिया को ज्यादा देर तक काम करने से कंधे और गर्दन में दर्द होता है, उसने चुपचाप लिविंग रूम में एक मसाज मशीन रख दी। यह देखकर कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसने एक खाली कमरे को एक छोटी सी लाइब्रेरी में बदल दिया, जिसमें उसके पसंदीदा साहित्य की सभी प्रकार की किताबें थीं। वह खूबसूरत शब्द नहीं कहता था, वह सिर्फ अपने कार्यों से दिखाता था। प्रिया यह सब महसूस करती थी। वह दूरी बनाए रखने की कोशिश करती थी, खुद से कहती थी कि वह उसके लायक नहीं है। वह बहुत अच्छा, बहुत उत्तम था, जबकि वह सिर्फ एक तलाकशुदा महिला थी जिसका एक बच्चा था, जो हीन भावना और आत्म संदेह से भरी हुई थी। उसे डर था कि अगर वह आगे बढ़ी तो वह फिर से उसके लिए एक बोझ बन जाएगी। लेकिन दिल की अपनी दलीलें होती हैं। हर बार जब वह उसे धैर्यपूर्वक रोहन को पढ़ाते हुए देखती, हर बार जब वह उसकी कोमल नजरों को खुद पर पाती, तो उसका दिल धड़कने लगता। एक दिन कंपनी ने साल के अंत की पार्टी का आयोजन किया। सभी को शामिल होना था। प्रिया नहीं जाना चाहती थी, लेकिन प्रबंधक लान ने कहा कि यह अनिवार्य नियम है। उसे रोहन को एक भरोसेमंद पड़ोसी के पास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पार्टी में प्रिया बस एक कोने में बैठकर चुपचाप देखती रही। वह इस शोर शराबे वाले शानदार माहौल की आदी नहीं थी। कुछ पुरुष सहकर्मियों ने उसे शराब की पेशकश की, उसने विनम्रता से मना कर दिया। अचानक एक शाखा प्रबंधक, जो अपनी अय्याशी के लिए कुख्यात था, उसकी मेज पर आया। वह नशे में धुत था। नमस्ते सुंदरी, यहां अकेले क्यों बैठी हो? वह हंसते हुए अपनी शराब का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। मेरे साथ एक जाम पियो। माफ कीजिए मैनेजर साहब, मुझे शराब पीना नहीं आता। प्रिया ने विनम्रता से मना किया, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। वह उसकी ओर बढ़ा, उसका कंधा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहां कौन नहीं जानता कि तुम अध्यक्ष की आदमी हो? अध्यक्ष का मान रखने के लिए तो एक जाम पीना ही पड़ेगा। उसकी बातों ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। प्रिया शर्मिंदा और गुस्से में थी। मैनेजर साहब, अपनी इज्जत का ख्याल रखें, उसने तीखी आवाज में कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह विक्रम था। वह न जाने कब से वहां था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। मैनेजर शर्मा, लगता है आपकी पीने की क्षमता काफी अच्छी है। विक्रम की आवाज गहरी और धमकी भरी थी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे कल की बोर्ड मीटिंग के लिए बचा कर रखना चाहिए। मेरे पास आपकी शाखा के प्रदर्शन के बारे में कुछ मुद्दे हैं जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है। यह सुनकर मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और हकलाया, अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। विक्रम ने उसे तीखी नजरों से देखा। कहीं और जाओ। मैनेजर डर के मारे जल्दी से चला गया। विक्रम ने प्रिया को देखा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, धन्यवाद। चलो घर चलें, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर सभी की हैरान नजरों के सामने उसे ले गया। कार में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रिया अभी भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। विक्रम गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत तनावपूर्ण था। जब कार घर पहुंची तो विक्रम ने अचानक कहा, आगे से ऐसी पार्टियों में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कंपनी का नियम है। नियम मैंने बनाए हैं। उसने बीच में ही बात काट दी। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े। प्रिया चुप हो गई। वह समझ गई कि वह उसकी चिंता कर रहा है। उस रात जब रोहन सो गया तो वह अचानक नींद में बोला, विक्रम अंकल मेरे पापा बन जाओ। बच्चे की नींद में कही गई बात शांत रात में गूंज उठी, जिसे लिविंग रूम में बैठे विक्रम और प्रिया दोनों ने सुना। हवा थम सी गई। रोहन ने वह कह दिया था जिससे दोनों बड़े बचने की कोशिश कर रहे थे। रोहन की नींद में कही गई बात एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थी, जिसने विक्रम और प्रिया के दिलों में लहरें पैदा कर दीं। लिविंग रूम का माहौल बोझिल हो गया। प्रिया ने पहले चुप्पी तोड़ी। वह उठी, उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, आप ध्यान मत दीजिए, मैं जाकर देखती हूं वह कैसा है। यह कहकर वह जल्दी से अपने बेडरूम में चली गई, जैसे वह विक्रम की नजरों से भाग रही हो। विक्रम अकेला बैठा रहा, उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। विक्रम अंकल मेरे पापा बन जाओ, यह बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह जानता था कि यह सिर्फ नींद में कही गई बात नहीं थी। यह एक बच्चे की चाहत थी जो पिता के प्यार से वंचित था, और शायद यही वह बात थी जो उसका दिल भी चाहता था। उसने खुद से कई बार पूछा था कि प्रिया के लिए उसकी भावनाएं क्या हैं? क्या यह दया है, जिम्मेदारी है या प्यार है? उसे याद आया कि कैसे वह बहादुरी से कचरा बीनकर जी रही थी, कैसे उसने मदद से इनकार करते हुए अपना स्वाभिमान दिखाया था, कैसे उसने शून्य से शुरुआत करते हुए अपनी हिम्मत दिखाई थी। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ उसकी स्थिति के लिए सहानुभूति नहीं रखता था, बल्कि वह उसकी प्रशंसा और सम्मान करता था। वह उस कमजोर बाहरी रूप के पीछे छिपी मजबूती से प्यार करता था। वह उठा और उसके कमरे के दरवाजे के सामने गया। उसने देखा कि प्रिया बिस्तर के पास बैठी अपने बेटे को कंबल ओढ़ा रही है। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। प्रिया, हमें बात करनी है। विक्रम की आवाज अस्थिर थी। प्रिया चौंक गई। वह जानती थी कि वह अब और नहीं भाग सकती। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके पीछे लिविंग रूम में आ गई। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने घुमा फिराकर बात नहीं की, वह सीधे मुद्दे पर आया। तुम रोहन की बात के बारे में क्या सोचती हो? मैंने कहा था यह सिर्फ एक बच्चे की बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। विक्रम ने बीच में ही बात काट दी। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूं? प्रिया सुन्न हो गई। क्या वह उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खुश भी थी और डरी हुई भी। विक्रम जी, वह हकलाने लगी, मैं आपके लायक नहीं हूं। मैं एक तलाकशुदा महिला हूं। मेरा एक बच्चा भी है। मैं आपके लिए एक बोझ बन जाऊंगी। आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करूंगी। प्रतिष्ठा? विक्रम तिरस्कार से हौंसा। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं। मुझे सिर्फ अपनी और उन लोगों की भावनाओं की परवाह है जिन्हें मैं प्यार करता हूं। वह पास आया, उसकी आंखों में गहराई से देखा। प्रिया, मेरी बात सुनो। मुझे तुम पर दया नहीं आती। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम एक बोझ हो। तुम माँ, बेटे के साथ बिताए गए दिन मेरे जीवन के सबसे शांत और खुशहाल दिन थे। तुमने और रोहन ने मुझे एक परिवार का एहसास दिलाया है, एक ऐसी चीज जिसे मैंने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं पाऊंगा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म और मजबूत था। मैं तुम्हारे अतीत में किसी की जगह नहीं लेना चाहता। मैं खुद बनना चाहता हूं। विक्रम, एक आदमी जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारी और रोहन की देखभाल करना चाहता है, तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। मैं रोहन का पिता और तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। विक्रम के हर शब्द सच्चे और मजबूत थे, जो उन रक्षात्मक दीवारों को तोड़ रहे थे जिन्हें प्रिया ने बनाने की कोशिश की थी। उसके आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार यह गंदोन और खुशी के आंसू थे।
लेकिन मुझे डर लगता है वह सिसकी, मुझे डर है कि मुझे फिर से चोट पहुंचेगी। मुझे डर है कि मैं आपके लिए काफी अच्छी नहीं हूं। मुझ पर विश्वास करो। विक्रम ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे एक मौका दो, और खुद को और रोहन को भी एक पूरा परिवार पाने का मौका दो, ठीक है? प्रिया ने उसकी सच्ची आंखों में देखा। उन आंखों में उसे दया नहीं दिखी, सिर्फ प्यार, सम्मान और एक मजबूत वादा दिखा। उसने आंसुओं में सिर हिलाया, कुछ बोल नहीं पाई। विक्रम मुस्कुराया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। उसका आलिंगन बहुत गर्म, बहुत सुरक्षित था। उसके मजबूत सीने पर सिर रखकर प्रिया को लगा कि उसके दिल के सारे डर, सारी हीन भावनाएं जैसे गायब हो गईं। इतने तूफानों के बाद आखिरकार उसे अपनी जिंदगी का शांत बंदरगाह मिल गया था। यह सोचकर कि शांति के दिन हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन अतीत प्रिया को आसानी से नहीं छोड़ रहा था। राजेश, उसका पूर्व पति, अपनी प्रेमिका के साथ अय्याशी करने के बाद उसके द्वारा धोखा खाकर अपनी सारी साथ के साथ संपत्ति खो चुका था और उसे छोड़ दिया गया था। उसका व्यवसाय भी विफल हो गया था, जिससे वह कर्ज में डूब गया था। तंगी में उसे अपनी पूर्व पत्नी और बेटे की याद आई। कुछ पुराने परिचितों के माध्यम से राजेश को एक चौंकाने वाली खबर मिली। प्रिया, वह बीमार पत्नी जिसे उसने बेरहमी से छोड़ दिया था, अब एक शानदार विला में रह रही थी। उसका बेटा एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ रहा था और वह खुद एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ, जरूर वह किसी बड़े अमीर आदमी के साथ रह रही है। लालच और ईर्ष्या जाग उठी। उसने सोचा, आखिर रोहन उसका बेटा है, प्रिया उसकी पत्नी थी, उसे वहां जाकर कुछ हासिल करना चाहिए। एक दोपहर जब प्रिया रसोई में रात का खाना तैयार कर रही थी, दरवाजे की घंटी बजी। उसने सोचा कि विक्रम आया है, इसलिए खुशी खुशी दरवाजा खोलने गई। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके सामने राजेश खड़ा था। वह दुबला पतला, थका हुआ था, कपड़े मैले कुचैले थे, पहले से कहीं ज्यादा दयनीय लग रहा था। लेकिन उसकी आंखें अभी भी चालाक और हिसाब किताब वाली थीं। प्रिया, मैं हूं। राजेश ने एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की। प्रिया सुन्न हो गई। वह एक कदम पीछे हटी। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुमसे और बेटे से मिलने आया हूं, राजेश ने कहा, दयनीय दिखने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है मैंने गलती की। पिछले कुछ समय से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं रोहन के लिए? प्रिया प्रिया तिरस्कार से हंसी, एक कड़वी और घृणित मुस्कान। फिर से शुरू करें? तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती जब तुमने मां बेटे को बारिश की रात में बाहर निकाल दिया था? तब तुमने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब हम कचरा बीनकर जी रहे थे, तुम कहाँ थे? मुझे पता है मैंने गलती की। राजेश हकलाया। वह चुड़ैल थी जिसने मुझे बहकाया था। अब वह मुझे छोड़कर चली गई है। मेरे पास सिर्फ तुम मां बेटा हो। यह तुम्हारी समस्या है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। अब तुम यहां से जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। वह दरवाजा बंद करने वाली थी, लेकिन राजेश ने जल्दी से अपना पैर अड्डा दिया। उसका रवैया बदल गया, वह बेशर्म हो गया। प्रिया, इतनी बेरहम मत बनो। आखिर मैं रोहन का बाप हूं। मुझे इस घर में आने का अधिकार है। इस आरामदायक जिंदगी का आनंद लेने का अधिकार है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ओहो, बड़ी जुबान चल रही है। बंगले में रहती हो, कार में घूमती हो, एक अमीर आशिक ने पाल रखा है, तो मुझे सिखा रही हो? राजेश ने तीखी आवाज में कहा। सुन लो, आज अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं यहां हंगामा कर दूंगा। इस पूरे इलाके को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। तभी विक्रम की कार पहुंची। उसने राजेश को प्रिया के साथ दरवाजे पर झगड़ते देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा। क्या बात है? विक्रम को देखकर
राजेश तुरंत पीछे हट गया। उसकी आंखों में उसके रौब से थोड़ा डर था, लेकिन फिर लालच ने उसे हरा दिया। उसने विक्रम की ओर इशारा करते हुए प्रिया से कहा, यह है तुम्हारा अमीर आशिक, देखने में तो अच्छा है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस प्रिया को अपने पीछे खींच लिया, एक सुरक्षात्मक मुद्रा में। उसने राजेश को बर्फ की तरह ठंडी नजरों से देखा। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? राजेश हंसा। मैं इसका पति हूं, उस बच्चे का बाप हूं जो तुम्हारे घर में रह रहा है। तुम कौन होते हो? हमारे परिवार के मामले में दखल देने वाले विक्रम के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। पूर्व पति और एक घटिया पिता, तुम्हें मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वह प्रिया की ओर मुड़ा, उसकी आवाज बहुत नरम हो गई। तुम और रोहन अंदर जाओ, यह मामला मैं संभाल लूंगा। प्रिया चिंतित थी, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर जाओ। विक्रम की बात मानकर प्रिया डरे हुए रोहन को, जो उसके पीछे छिपा हुआ था, अंदर ले गई। जब सिर्फ 2 आदमी बचे तो विक्रम ने सीधे राजेश को देखा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उसने सीधे पूछा। राजेश की आंखें चमक उठीं। 50 लाख दे दो, और मैं फिर कभी मां बेटे को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन अभी नहीं। कल सुबह 9 बजे मेरी कंपनी में आ जाना। मेरा वकील तुमसे बात करेगा। तुम्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा कि तुम रोहन के साथ सभी अधिकारों और जिम्मेदारियों को छोड़ रहे हो और फिर कभी उनके सामने नहीं आओगे। राजेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बड़ी रकम के बारे में सोचकर उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, अब यहां से दफा हो जाओ। विक्रम की आवाज अधिकारपूर्ण थी, इससे पहले कि मेरा धैर्य जवाब दे जाए। राजेश विक्रम के रौब से डरकर चुपचाप चला गया। विक्रम घर के अंदर गया। उसने देखा कि प्रिया चिंता से टहल रही है। वह उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। सब ठीक है? तुमने उससे क्या कहा? मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अब से वह तुम्हें और रोहन को कभी परेशान नहीं करेगा। विक्रम ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारा अतीत आज से उसे दफन हो जाने दो। उसे अब तुम्हारे जैसे एक घटिया आदमी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास मैं हूं। उसकी बाहें बहुत मजबूत थीं, उसके शब्द बहुत पक्के थे। उसके कंधे पर सिर रखकर प्रिया को पहले से कहीं ज्यादा शांति महसूस हुई। दुखद अतीत का आखिरी नाटक आखिरकार खत्म हो गया था। राजेश के साथ उस मुलाकात के 1 हफ्ते बाद उनका जीवन फिर से अपनी शांत पटरी पर लौट आया। राजेश विक्रम की कंपनी में पैसे लेने आया था और वकील की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर करके बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अतीत का भूत वास्तव में भगा दिया गया था। विक्रम और प्रिया के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वह सिर्फ एक भौतिक सहारा ही नहीं था, बल्कि एक जीवन साथी, एक हमदर्द भी था। वह उसकी हर बात सुनता, काम और जीवन में हर खुशी और दुख में उसका साथ देता। प्रिया ने भी धीरे धीरे अपना दिल खोल दिया। उसने फिर से प्यार करना और भरोसा करना सीखा। एक शनिवार की दोपहर मुंबई में अचानक बारिश होने लगी। तेज बारिश ने शहर की सारी धूल और गर्मी को धो लेके दिया। विक्रम, प्रिया और रोहन घर पर थे। रोहन चित्रकारी कर रहा था, जबकि विक्रम और प्रिया सोफे पर बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। दृश्य बहुत शांत और गर्मजोशी भरा था। खिड़की के बाहर सफेद बारिश को देखकर प्रिया को अचानक याद आया कि कई महीने पहले भी ऐसी ही बारिश हुई थी। निराशा और अपमान की बारिश। जब उसे और उसके बेटे को घर से निकाल दिया गया था, वे बेसहारा थे। प्रिया को खोया हुआ देखकर विक्रम ने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? प्रिया उदास होकर मुस्कुराई। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब भी बारिश हो रही थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है, लेकिन आज की बारिश अलग है। उस बारिश ने तुम्हें मेरे पास लाया और यह बारिश एक नए खुशहाल अध्याय की शुरुआत होगी। यह कहकर वह अचानक उठा। रोहन, यहाँ आओ। उसने बुलाया। रोहन दौड़कर आया।
जी क्या बात है? अंकल विक्रम मुस्कुराया और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे प्रिया और रोहन दोनों चौंक गए। वह दोनों माँ बेटे के सामने फर्श पर एक घुटने के बल बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा लाल मखमली डिब्बा निकाला। उसने उसे खोला। अंदर दो अंगूठियां थीं। एक महिलाओं के लिए चमकदार हीरे की अंगूठी और एक बच्चों के लिए छोटी चांदी की अंगूठी जिस पर एक सुपरहीरो का चित्र बना हुआ था। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया। हैरानी और इमोशन से आंसू बह निकले। विक्रम ने सीधे प्रिया की आंखों में देखा। उसकी आवाज सच्ची और गर्मजोशी भरी थी। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे अपना पति बनने की इजाजत दोगी ताकि मैं तुम्हारे साथ बाकी की जिंदगी बिता सकूं? फिर वह रोहन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें भी उतनी ही कोमल थीं। रोहन, क्या तुम मुझे अपना पापा बनने की इजाजत दोगे? मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ पहेलियां खेलूंगा, तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा और तुम्हारे सभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हमेशा मौजूद रहूंगा। क्या तुम मुझे तुम माँ बेटे के परिवार का सदस्य बनने की इजाजत दोगे? उसने सिर्फ प्रिया से शादी का प्रस्ताव नहीं रखा था, वह उसके छोटे से परिवार से प्रस्ताव रख रहा था। उसने रोहन का सम्मान किया, उसे इस बड़े फैसले का एक अविभाज्य हिस्सा माना। उसके इस कार्य ने प्रिया का दिल पिघला दिया। वह कुछ बोल नहीं सकी, बस आंसुओं में सिर हिलाती रही। रोहन खुशी से फूट पड़ा। उसने मां के जवाब का इंतजार नहीं किया और खुशी से चिल्लाया, हाँ, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। वह दौड़कर विक्रम के गले लग गया। अंकल, अब मत जाना। आप हमेशा हम मां बेटे के साथ रहना। जरूर मेरे बेटे। पहली बार विक्रम ने रोहन को ऐसे बुलाया। उसने धीरे से चांदी की अंगूठी रोहन की छोटी उंगली में पहनाई। फिर वह मुड़ा और प्रिया का कांपता हुआ हाथ पकड़ा। हीरे की अंगूठी उसकी अनामिका में पहनाई। अंगूठी बिल्कुल फिट थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने कहा और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। रोहन ने भी अपनी बाहें फैलाकर दोनों को गले लगा लिया। वे तीन लोग तीन अलग अलग जीवन एक दूसरे को पा चुके थे और एक पूरा परिवार बना चुके थे। बाहर बारिश थम गई थी। एक शानदार इंद्रधनुष दिखाई दिया, जैसे उनकी नई खुशी को आशीर्वाद दे रहा हो। पहले की बारिश आंसू थी और आज की बारिश मुस्कान और उम्मीद की शुरुआत थी। 6 महीने बाद शादी धूमधाम से नहीं हुई। यह सिर्फ एक निजी समुद्र तट पर एक छोटा गर्मजोशी भरा समारोह था, जिसमें कुछ सबसे करीबी दोस्त और कंपनी के वे सहकर्मी शामिल थे जो वास्तव में प्रिया को पसंद करते थे। रोहन एक छोटे से सूट में गर्व से अपने माता पिता के लिए अंगूठी लाने वाला था। उस दिन प्रिया की मुस्कान किसी भी धूप से ज्यादा चमकदार थी। वे अब उस बड़े विला में नहीं रहते थे। विक्रम ने एक शांत आवासीय क्षेत्र में एक छोटा आरामदायक घर खरीदा था। उसने कहा कि घर को बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बस उसमें हंसी होनी चाहिए। कहानी का अंतिम दृश्य कोई शानदार नजारा नहीं था, बल्कि उनके छोटे से घर में एक सामान्य रात का खाना था। खाने की मेज पर प्रिया के हाथ से बने साधारण व्यंजन थे। वह मछली की करी जो विक्रम को पसंद थी, वह कद्दू का सूप जो रोहन को पसंद था, और उबली हुई हरी सब्जियां। विक्रम अभी अभी काम से लौटा था। उसने अपना कड़क सूट उतारकर एक साधारण टी शर्ट पहन ली थी और खाने की मेज के पास बैठकर अखबार पढ़ रहा था। प्रिया आखिरी व्यंजन मेज पर रख रही थी। पापा, आज स्कूल में मुझे गणित में 10 में से 10 मिले। रोहन कमरे से दौड़कर आया, हाथ में अपना टेस्ट पेपर लेकर विक्रम को दिखा रहा था। विक्रम ने अखबार नीचे रखा, अपने बेटे को गोद में उठा लिया। बहुत अच्छे मेरे बेटे, सबसे अच्छे हैं। आज रात पापा तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाएंगे। हुर्रे पापा!
रोहन ने खुशी से चिल्लाकर विक्रम के गाल पर एक जोरदार चुंबन दिया। प्रिया ने सब्जियों की प्लेट लाते हुए दोनों पिता पुत्र को देखकर खुशी से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब कोई बनावट या आंसू नहीं थे, वह साफ, शांत और उज्ज्वल थी। चलो दोनों पिता पिता पुत्र खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। तीनों मेज पर बैठ गए। खाना हंसी मजाक के माहौल में हुआ। रोहन स्कूल की ढेर सारी बातें बता रहा था। कैसे उसका दोस्त पेन लाना भूल गया, कैसे उसकी दोस्त की टीचर ने तारीफ की। विक्रम और प्रिया धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। कभी कभी बच्चे की मासूम बातों पर हौंस पड़ते। माँ दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती है, रोहन खाते खाते तारीफ कर रहा था। तुम माँ की चापलूसी कर रहे हो, प्रिया हंसी। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, है ना पापा, रोहन ने अपने साथी की तलाश में मुड़ा। विक्रम ने सिर हिलाया, प्रिया की कटोरी में एक टुकड़ा मछली डालते हुए। हाँ, मेरी पत्नी जो भी बनाती है वह सबसे अच्छा होता है। प्रिया अपने पति की तारीफ से थोड़ा शर्मा गई। कोई खूबसूरत प्रेम के शब्द नहीं थे, कोई महंगे उपहार नहीं थे। उनकी खुशी अब ऐसी ही साधारण रोजमर्रा की चीजों से बुनी गई थी। एक गर्म भोजन, एक बच्चे की हंसी, एक देखभाल भरी नजर, एक कोमल स्पर्श। खाने के बाद विक्रम ने प्रिया को बर्तन साफ करने में मदद की, जबकि रोहन कार्टून देख रहा था। परिवार का दृश्य अजीब तरह से गर्म और शांत था। उस रात जब रोहन सो गया, विक्रम और प्रिया बालकनी में खड़े होकर रात के शहर को देख रहे थे। विक्रम ने प्रिया को पीछे से गले लगा लिया, अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। किस लिए धन्यवाद? प्रिया मुस्कुराई। मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद, मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद कि एक सच्चा परिवार क्या होता है। प्रिया मुड़ी और उसे गले लगा लिया। मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद, मुझे और रोहन को एक घर, एक पति, एक अद्भुत पिता देने के लिए। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए रहे। उनके प्यार को किसी कसमें, वादे की जरूरत नहीं थी। यह बलिदान समझ और हर दिन एक साथ बनाने से साबित हुआ था। एक धोखा खाई निराश महिला, एक बच्चा जिसे बड़ा बनना पड़ा, एक अमीर लेकिन अकेला आदमी, वे जीवन के तूफान के बीच एक दूसरे को मिल गए थे। उन्होंने एक साथ घावों को भरा और एक साथ एक छोटा लेकिन खुशियों से भरा परिवार बनाया। उनकी कहानी में आंसू थे, दुख था, लेकिन सबसे बढ़कर यह इस बात का प्रमाण था कि बारिश के बाद सूरज निकलता है और सच्चा प्यार सबसे बर्फीले दिलों को भी पिघला सकता है और गर्म कर सकता है। और कहीं ना कहीं इस जीवन में चमत्कार हमेशा दयालु दिलों के रूप में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही मजेदार या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हम सब उसे पप लाप सकें।